हेलो एवरीवन, अन अकेडमी चैनल से मैं तेज परमार। बच्चा पार्टी आपका अब पेपर हो चुका है जून 2024 सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा की पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने वाले हैं। भाई कुछ इजी क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर यही लगा लो, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी करने वाले। तो शुरू करें बेटा एनालिसिस। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पेपर की, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ बच्चा पार्टी यहाँ पर। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सारे चैप्टर्स का वेटेज था, जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि किस तरह से आया। वेटेज जनरली वैसे ही आया जैसा होता है, कोई चेंजेस नहीं थे। बहुत प्यारा वेटेज था, जैसा बोला जाता है वैसे वेटेज था, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के अंदर जिसमें हम बोलते थे 7-8 भी आ सकते हैं, कभी कभी 5, कभी कभी उसमें 4-5 भी आते हैं। तो इस बार यही हुआ है कि सब चैप्टर्स को एक बैलेंस करके दिया गया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चा पार्टी तुम्हें पता होगा, लेस देन हो जाए वे, तो इसका आंसर भी ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करता है, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे बच्चों? पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। देखते जाना, अगर तुम्हें कहीं लगता है कि नहीं सर कुछ और भी बता सकते हो क्या आप आंसर, कुछ सॉल्यूशन, तो मुझे बता देना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन ये है कि ए सेज बी इज माई सिस्टर सन, बी से सी इज माई फादर इन लॉ, सी से। तो ये क्वेश्चन पूरा गलत दिया हुआ है, मतलब पूछा कुछ और चाहिए था, पूछ कुछ और लिया। तो इस क्वेश्चन में बच्चा पार्टी तय है कि गलती हुई है। ठीक है, अब क्या गलती हुई है वो मैं आपको बता दूं कि गलती इतनी सी हुई है कि यहाँ पर पूछने में शायद इनसे कुछ गड़बड़ हुई है। सॉल्व करके दिखा देते हैं, चलो ट्राई मारते हैं। बी इज माई सिस्टर सन, वो बोल रहा है कि बी इज माई सिस्टर सन। तो भाई हमने लिया बी को माई सिस्टर सन, तो ए की सिस्टर बनाई, ठीक है, उसका सन बना दिया बी। फिर बोल रहा है, ए बोल रहा है कि ए सेज बी इज माई सिस्टर सन, तो ए की सिस्टर का सन बी है। बी बोल रहा है सी इज माई फादर इन लॉ, सी इज माई फादर इन लॉ, तो सी उसका फादर इन लॉ है, तो इसका बी का जो स्पाउस है, ठीक है, उसके जो पिताजी हैं वो सी हैं, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, डी इज माई वाइफ ब्रदर। सी बोल रहा है कि जो डी है वो कौन है, उसकी वाइफ का ब्रदर, तो सी की वाइफ बनाई, ठीक है, सी हस्बैंड है इसका मतलब, और उसकी वाइफ का जो ब्रदर है वो कौन है, डी है। अब वो बोल रहा है ए और डी का रिलेशन बताओ, तो बेटा ए और डी का रिलेशन क्या बनेगा, ये तो समधी संधन है, ठीक है, क्लियर। ये मेल है, ये फीमेल है। अब यहां पर देखो, हमारे यहां पर इनका वर्ड का जो होता है रिलेशन, ठीक है, वो क्या हो सकता है, तो ये आपस में एक दूसरे के समधी हैं, ठीक है। इन दोनों की शादी हुई है और ये जो है लड़की वालों के परिवार से है डी, और ये लड़के वालों से। तो इनका कोई एग्जैक्ट ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उससे नहीं बनकर आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इसका आंसर डी आ रहा है, ग्रैंड डॉटर। आपका भी आ रहा होगा, हाउ इज रिलेटेड टू डी, तो ए इज बी सिस्टर, इसका आंसर डी है बेटा, ग्रैंड डॉटर। अगला, टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन टू यू टू कंपेयर देम विजुअली द बेस्ट। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। इन दोनों में से बेस्ट होगा हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर पाओगे, दो अलग अलग सीरीज को कंपेयर नहीं कर पाओगे। आंसर इसका हिस्टोग्राम है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने बिल्कुल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करें तो इसका आंसर बच्चा पार्टी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसने क्या बोला, अ लोन ऑफ 30,000 इज टू बी पेड 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम। द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी, लोन है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अब प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, किस्तें निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दोगे। तो आपने बोला प्रेजेंट वैल्यू और जो किस्त है वो, और फिर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस रेट कितना है बेटा 14, तो 14/100। क्वार्टरली ईयरली कुछ बोला है नहीं, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, ठीक है, -5 कर डिवाइड बाय इसको क्या कर देंगे बेटा 100 डिवाइड बाय रेट कर देंगे, मतलब 0.14 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है बच्चा पार्टी। इस पूरे की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है, तो तुम डायरेक्टली 30,000 का डिवाइड कर सकते हो 3.43308100 से, ठीक है। तो तुम्हारे पास 8738 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। डायरेक्टली ये जो वैल्यू दी हुई ना ये दे रखी है बेटा 3.4330, डायरेक्ट ये कहा जाएगा डिवाइड में, और आप उस डिवाइड की वैल्यू को लेकर आंसर निकाल सकते हो, राइट बच्चा पार्टी। देखो बड़ा आसान सा था, सी आंसर आ रहा है इसका, आपका क्या आया चेक करते जाना, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 12%। अब देखो यहां पर क्या बोला है, ये बिल्कुल उसने क्या बोला है, एक
एनुअली फॉर एवर क्या होगा, ये ग्रोइंग है तो ग्रोइंग एन्युटी है बच्चा पार्टी। अब ग्रोइंग एन्युटी में आपको क्या करना है बेटा, तो जो आपके पास एन्युटी था फॉर्मूला एन्युटी माइनस आर माइनस जी होता है, आर को आप ले लोगे 0.12 माइनस 0.04, तो अब मैं डिवाइड कर दूं 100 का 0.08 से बच्चा पार्टी, तो मेरे पास आंसर 1250 आता है। इसका आंसर भी बच्चा पार्टी सी है, इसका आंसर भी क्या है बच्चा पार्टी सी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें अधिकतरों की उसने तो खुद ही वैल्यू दे दी। मतलब मैं आपको बताऊं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आए बहुत इजी आए, बहुत इजी आए, उसने कहीं क्वेश्चन में चालाकियां नहीं करी। कभी कभी होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कभी कुछ टफ एप्लीकेशंस पूछ ली, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। कितनी बेहतरीन सी बात है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आए और 14 के 14 ही बहुत सिंपल आए। तो जैसा कि कहा जाता है, अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी बोला है 5000 का, उसने वैल्यू बोली है एन्युटी ऑफ 5000 मेड एन्युअली फॉर 6 इयर्स। तो आपने बोला 5000 जमा कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस 0.12 की पावर 0.2 की पावर कितना 6 ले लेंगे बच्चा पार्टी, 6 इयर्स तक का है, -1 अपॉन में 0.12, ये आप फीचर जो निकाल लो। इसने कुछ भी नहीं बोला कि कब पे करना है, तो एंड में पे करके मान लेंगे। इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी है उसने, तो जो वैल्यू दी हुई है 1.9738 वो वैल्यू ले लो, -1 कर दो, डायरेक्ट वैल्यू दे दी है बेटा इसकी, डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, -1 करना है, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 0.12 करके इनटू कर देना है 5000 से, इनटू किससे कर देना है बेटा 5000 से, ठीक है, इनटू कर देना है 5000 से। चलो मैं वापस से करता हूं, 1.9738 1.9738 -1, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.12 इंटू 5000, तो आपके पास आ रहा है 40575। इसका आंसर बच्चा पार्टी बी है तुम्हारा, बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ अ लोन आपको दे दिया 1% पर एनम है, 1% पर मंथ है, सॉरी इंटरेस्ट इज 1% पर मंथ है, इफेक्टिव एनुअल रेट आपको बताना है, पर मंथ का ही रेट दे दिया है, जनरली पर एनम देता है, तो इसका इफेक्टिव रेट तुम्हारा क्या होगा, तो तुमको फॉर्मूला लगा लेना था क्या, 1 प्लस 1/100 की पावर 1/1 पर मंथ का रेट दे दिया है बेटा, इसलिए 12 का कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, इंटू पावर 12 -1 कर दो और इधर इंटू 100 कर देना। तो चलो 1.01 की पावर 12 करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर -1 कर दो, तो आंसर इंटू 100 करने के बाद 12.68 आ रहा है बच्चा पार्टी। तुम्हारा सी आ रहा है क्या बच्चा पार्टी, देख लो एक बार चेक कर लेना आंसर सी आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर के, ये क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया क्या, के 2K और ये आई थिंक 3K होगा, 3 और 2 5 और 1 6, एक मिनट इसकी वैल्यू 1 है, आई थिंक कुछ टाइपिंग में एरर है, रुकना बच्चा पार्टी मैं इसको ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन को क्या एरर है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या एरर है, क्या एरर है, रुकना बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, 1 2K 2K, ये भी 2K बच्चा पार्टी 2K, 1 2K 2K, तो ये हो जाएगा 5K इक्वल टू 1, तो टोटल K की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। आपका आंसर आ गया, सी आंसर आ रहा है बच्चा पार्टी इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में द नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 से 99 तक का है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 to 11, 9 और 11, तो भैया और लगा है, तो पी ए यूनियन बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का मतलब 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल 1 से 99 में कितने होंगे बेटा 11 होंगे, 11 नंबर्स होते हैं 1 to 99 में, 9 से डिविजिबल, तो 11/99 के टोटल नंबर 99 है। फिर 11 से देखें तो 9 नंबर्स होंगे, और एक नंबर ऐसा होगा जो 9 एंड 11 से जाएगा, वो 99 होगा, तो 1/99, तो टोटल आ रहा है आपका 19/99, आंसर बी, इसका आंसर बी है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे। अब मुझे बताओ, बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत टफ हो जाते हैं, पर यहाँ पर सारे क्वेश्चन फर्स्ट के, एक क्वेश्चन अजीब था जिसने आपका बहुत टाइम खाया होगा, ब्लड रिलेशन वाला, जो गलत था, ये गलत बात है, गलत क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, पर हाँ ठीक है, वो आई थिंक रिलेशन कुछ और पूछा होगा, कुछ और आ गया उसमें गलती से, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, आर में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू 94 है, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बेटा कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ना हम, तो
तो 94 में से डिफरेंस निकालेंगे छोटी वैल्यू का और नीचे 94 प्लस कर देंगे छोटी वैल्यू को इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर तो 100 आ रहा है, ये भी 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 94 में से 6 जाएगा ना, तो 88 हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं इसके आंसर को। चलो बच्चा पार्टी, इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है भाई, डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन 113 113 113। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया, टू कौन सा टॉस डिफाइन द इवेंट ए, द फर्स्ट कॉइन इज हेड। तो हेड 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 टेल ये बन सकता है, और द नंबर ऑफ हेड इज 2, ये वाला केस बोल रहा है नंबर ऑफ हेड इज 2, अगला बोल रहा है नंबर ऑफ हेड इज 1, तो यहाँ पर हेड 1 है, यहाँ हेड 2 है। ये बोला नंबर ऑफ हेड इज 0, यहाँ नंबर ऑफ हेड इज 0 है, और अगला बोथ आउटकम्स आर अलाइक, दोनों आउटकम्स अलाइक होंगे, मतलब दोनों सेम हो, हेड हेड या टेल टेल। ये अकेला इवेंट है जहां पर हेड की कोई बात नहीं आ रही है, तो बोल रहा है इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो आप बोल सकते हैं वो A0 से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following ways of cellular tendency will be unaffected by the lowest and highest observation? अरे कितना रद्दी क्वेश्चन पूछा। मीडियम जो होता है वो लोएस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से अनअफेक्टेड होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है? अनअफेक्टेड। ऑप्शन सी। सैम्पलिंग बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर। तो सैम्पलर जब डिस्क्रिशन क्रिएट करता है, भेदभाव करता है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, उसके हिसाब से चलती है। अब बोला है नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, स्टैंड अलोन कोई सैम्पलिंग ही नहीं होती, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दोनों को मिक्स कर दो मिक्स सैम्पलिंग हो सकती है, स्टैंड अलोन कोई सैम्पलिंग नहीं होती। आगे एन ओजाइव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, देखो थ्योरी वाले क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 के अंदर कितने सारे आए। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिमिनेट डेटा। ओजाइव क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ओजाइव क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा पार्टी? तो ओजाइव तुम्हारे लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट फॉलिंग बिलो द स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट के बिलो जो हो गए डेटाज वो ओजाइव आपको बताएगा। ठीक है, ओजाइव मतलब लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन वाले का उसने जनरली डिफाइन किया है। बाकी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं बेटा, बाकी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं। सबसे बेस्ट कौन सा? बी वाला। आगे आते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर ब्लड रिलेशन का फिर पॉइंटिंग वाला दिया है। तो मिस एक्स सेज दिस मैन सन, तो हम मान लेते हैं कि दिस मैन मतलब क्वेश्चन मार्क, उस मैन का सन, उस मैन का लड़का, हमने माना बॉक्स। दिस मैन सन सिस्टर, इसकी सिस्टर, इसकी बहन हो गई, इज माई सिस्टर इन लॉ, ये बोल रहा है, वो बोल रही है कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ, एक्स बोल रही है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो इसकी बहन है। ठीक है, सन सिस्टर, दिस मैन सन सिस्टर, तो ये जो एक्स है वो इस मैन के लड़के की वाइफ है। देखो मुझे खुद बताओ, अगर ये इसकी वाइफ है तो ये बोल सकती है क्या कि इस आदमी, इसके ससुर के बारे में, इसके फादर इन लॉ के बारे में, कि ये जो मैन है वो मेरे हस्बैंड की सिस्टर के फादर हैं। ठीक है, ये बोला है ना, दिस मैन सन्स इज सॉरी, उसका जो मैन के सन्स हैं, सन की सिस्टर है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो बन रही सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है कि उस लड़की के हस्बैंड जो हैं वो कौन है? तो वो कौन है? सन है। वो क्या है? उस क्वेश्चन मार्क के सन है। राइट, ए आंसर आएगा। अब देखो राजा इज हस्बैंड ऑफ देवी, राजा इज हस्बैंड ऑफ देवी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो राजा पति है देवी का, देवी को फीमेल बनाया, हस्बैंड वाइफ बनाया। फिर उन्होंने क्या बोला? करण इज द फादर ऑफ गोपाल। अब अलग बना रहा हूं मैं, करण क्या है? गोपाल का फादर है, गोपाल का फादर है। अर्जुन इज द सन ऑफ शोभा, शोभा का सन है, तो मैंने शोभा बनाई और उसमें अर्जुन को बना दिया, AR लिख दिया अर्जुन। ठीक है, उसका सन बना दिया। अशोक इज ब्रदर ऑफ शोभा, तो मैंने बोला अशोक जो है वो शोभा का ब्रदर है, शोभा फीमेल है, अशोक मैंने यहाँ पर बना दिया जो कि ब्रदर है। अब वो बोल रहा है अर्जुन फादर करण, अर्जुन के पिता करण है, मतलब ये अर्जुन की माता शोभा और करण की शादी हो चुकी है। डबल एरो का मतलब है बेटा हस्बैंड वाइफ। ठीक है, करण इज द सन इन लॉ ऑफ देवी, तो ये जो करण है सन इन लॉ है देवी का, देवी तो ये रही। अब देवी को यहां से हटाकर मैं यहां रख देता हूं। सन इन लॉ कब बनेगा? जब वो शोभा की मदर होंगी देवी, और देवी के पति कौन है? राजू। ठीक है, ये बन गया पूरा एक परिवार। अब बोल रहा है हाउ इज राजा रिलेटेड टू अशोक, राजा कौन है? अशोक का, तो राजा अशोक के पिताजी, देखो ना, शोभा का भाई है अशोक, और शोभा की मदर देवी, और उनके हस्बैंड राजा। तो आंसर क्या आएगा? तो हाउ इज राजा रिलेटेड टू, राजा कौन है? तो राजा फादर है। आंसर क्या होगा बच्चा? इसका ए होगा। आपने भी ए लगाया था क्या? हाँ हाँ हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर अजीब सा क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इन क्वेश्चंस में है ना बेटा अरेंजमेंट थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है। मैंने भी इसको ट्राई करके देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, पर ठीक है आंसर आ रहा है तो ठीक है। ABCDEF आर स्टेडिंग द सर्कल टॉकिंग फेसिंग इनवर्ड, और फिर लिखा है E इज टू द राइट ऑफ C हु इज स्टैंडिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम द D। अब देखो E जो है, अब 3 प्लेस किधर, राइट या लेफ्ट, कुछ नहीं दिया, तो हमने क्या बोला 6 लोग बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब वो बोल रहा है कि E इज टू द राइट ऑफ C एंड हु इज C के बारे में बोला है, हु इज स्टैंडिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम D। तो जो C है ना वो 3 प्लेस अवे है किससे बेटा, जो 3 है 3 प्लेस अवे है D से, तो हम मान लेते हैं कि D यहाँ बिठा देते हैं, तो 1 2 3, हम यहाँ C को बिठा देते हैं, इधर से भी 3 दिख रहा है, इधर से भी 3 दिख रहा है, तो अपोजिट हो गए। फिर फिर लिखा है C इज टू द राइट ऑफ, E इज टू द राइट ऑफ C, तो E यहाँ आ जाएगा बच्चा। फिर लिखा है A इज स्टैंडिंग 2 सीट अवे फ्रॉम F, तो A जो है वो 2 सीट अवे फ्रॉम F है, तो अगर मैं A को यहाँ लेता हूँ तो F यहाँ आएगा, या A यहाँ लेता हूँ तो F यहाँ आएगा, पर अगर मैं A यहाँ लेता हूँ तो 2 सीट अवे, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, उधर कुछ नहीं दिख रहा, तो पक्का है कि A और F तो यहाँ आएंगे। अब जो बच गया वो B यहाँ लिख देते हैं, बन गया अरेंजमेंट। अब वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी ट्रू, तो A इज स्टैंडिंग अपोजिट टू C, नॉट कंफर्म, C के अपोजिट तो D है। A इज स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग है बच्चा, नेक्स्ट टू E, E के नेक्स्ट है क्या, नहीं, हाँ है, पर कंफर्म नहीं हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है। A स्टैंडिंग नेक्स्ट टू D, हाँ ये कंफर्म है, इधर आ जाए A या इधर आ जाए। देखो E के नेक्स्ट हो सकता है, F भी तो हो सकता है, पर अगर A इधर आया उधर आया, D के तो स्टैंडिंग है नेक्स्ट, इसका आंसर बच्चा पार्टी C होगा। 22 का आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, C होगा। सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन दे रहा हूं तुमको बच्चा, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, X somewhere introduced Y says he is the husband of granddaughter of father of my father। अरे बाप रे, X एक मेल है, वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस Y को इंट्रोड्यूस करके बोल रहा है कि देखो ये जो Y है ना, Y वो हस्बैंड है, तो Y पति है, he is the husband of, तो हस्बैंड है तो वो तो वाइफ होगी, ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब वो जो उसकी वाइफ है ना वो किसी की पोती है, तो देखो इनके लड़के की लड़की। ऑफ माय फादर्स फादर, माय मतलब एक्स, एक्स के पिता की ग्रैंड डॉटर है, मतलब एक्स के दादा की ग्रैंड डॉटर, तो ये एक्स के दादा, ये बोलो ये बोलो, ठीक है, तो मतलब ये लड़की जो है वो एक्स की कौन हो गई, सिस्टर हो गई, सिस्टर हो गई। तो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ वाई रिलेट टू एक्स, वाई कौन है, वाई कौन है, एक्स का जीजा जी है, जीजा जी मतलब क्या, जीजा जी मतलब ब्रदर इन लॉ। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चा पार्टी इसमें, 23rd का आंसर सी है, ठीक है। चलो, राम बोरो 5000, अब ये तो रद्दी सा क्वेश्चन है यार, रॉम ने 5000 बोरो करे 12.5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो भाई साहब 3 साल का है, और वो बोल रहा है पेड हिम अप्रोक्सीमेटली। इसका क्वेश्चन तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो तुम, 5000 बोरो करे हैं, 5000 बोरो कर लिए हैं, तो 5000 लिख दिया आपने, और वो बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम 3 साल का, तो अब 5000 का 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो बेटा। तो क्या करोगे पहले तुम, यहाँ पर तुम 1 प्लस 1 प्लस कितना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना, 14% है ना, 12.5 है ना, तो 0.125 की पावर 3 ये कर दो, तो ये आपका तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा, इसमें से 5000 माइनस कर दे। चलो करते हैं, इसकी वैल्यू दे दी डायरेक्ट, 1.4238 इंटू 5000 माइनस 5000, तो 2119, ए ऑप्शन आ रहा है बच्चा तुम्हारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सन इन्वेस्टेड इन अ फंड दैट पेज 4% पर एनम फॉर 4 ईयर, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट, अब वो फ्यूचर वैल्यू बता रहा। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूजन क्या था पता है, उसने इतनी सारी वैल्यूज दे दी, तुमको जो यूज करना है वो यूज कर लो, ये शायद गलत लिख दिया है, मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तुमको जो यूज करना है वो यूज कर लो, ठीक है, तो जो यूज करना है वो यूज कर लो, इसका ये मतलब नहीं है बेटा, एक मिनट, 1.04 इंटू 2 3 4, ये आएगा बेटा 1.1698, ये तुम्हें दिया हुआ होगा। चलो अब देखते हैं बेटा, ये वैल्यूज उसने दे दी, अब वो क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी आपको, वो बोल रहा है कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट 4000 वुड बी, इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा बेटा, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है बेटा प्रेजेंट वैल्यू
1 प्लस जो भी रेट है 0.04 की पावर, अभी 4 साल है तो 4, तो प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें 4000 दे दी है, तो 4000 में मल्टीप्लाई कर देना 1.1698 का, तो इंटू मैंने 4000 कर दिया, तुम्हारे पास आ रहा है बेटा 4649.43, मतलब तुम्हारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब ये अब आप सोचो, आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस नई चीज उसने इस बार ये कर दी थोड़ी सी कि वैल्यू इस तरह से दे दी है। अब भाई तुम कैलकुलेटर के जादूगर बैठे हो तुम लोग, तो तुमको ये वैल्यू नहीं भी देते तुम तो यूं भी निपटा रहे हो क्वेश्चन को। वो बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 5000 की, तो 5000 फ्यूचर वैल्यू आपने लिख दिया, फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस जो भी आपका रेट की पावर जितनी कितनी भी हो, 6 है तो 6 लगा देंगे बच्चा पार्टी। तुमने यहाँ पर फॉर्मूला वैल्यू रख दी, मुझे बेटा वो मुझे डायरेक्टली वैल्यू उसने दे दी है 1 प्लस आर की पावर 6, कौन सी वाली लगाऊं अपॉन में वैल्यू उसने दे दी है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू मुझे रखनी 1 प्लस 0.05 की पावर n, तो तुम डिवाइड मत करना, जो वैल्यू दी हुई उससे मल्टीप्लाई कर देना, मुझे तो n मतलब 6 से पहला 6 ही दे रहा है, n की वैल्यू देखो उसने क्या दी है, n 6 7 8 9, अब यहाँ पर तुम्हें 6 7 8 9 रखना, 6 रखोगे तो ये आएगा, 7 रखोगे तो ये, तो मुझे तो इसी का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा 0.74621 इंटू 5000, डायरेक्ट इंटू कर दो, तो 373.1.05, तो तुम्हारा ए आंसर आ रहा है क्या बेटा 3771। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला इफेक्टिव रेट निकाला, अरे यार वो आपको इफेक्टिव रेट के क्वेश्चंस दूसरा आ गया है, तो सोचो फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट 40,000 डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमिएनली। तो इफेक्टिव रेट तुमसे पूछा है। ठीक है, इंटरेस्ट इसका तो कोई यूज ही नहीं है, 10% है, तो 1 प्लस 10 बाय अब कितना है कंपाउंडेड सेमिएनली, तो 200 कर देना, इसकी पावर कितनी लेना है 2 ले लेना। ठीक है, और -1 कर देना और इंटू 100 कर देना। ठीक है, चलो तो मैंने किया 10 डिवाइड बाय 200 प्लस 1, इसकी पावर ले ली मैंने 2 -1 किया, तो 10.25 आ रहा है बच्चा पार्टी, 10.25। ओ तेरी गड़बड़, ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है क्या, ये 10.2 आ रहा है, 10.25 आ रहा है, 10.25 आ रहा है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट फॉर द डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 10%। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, हाफ ईयरली है तो 10/2 10.25 ज्यादा बेटर, फिर यही आंसर होगा बेटा इसका राउंड फिगर में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि द फर्स्ट नेचुरल नंबर दे रखे हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है रूट में n स्क्वायर माइनस 1/12, 20 नेचुरल नंबर्स का आप फॉर्मूला निकाल लो, तो 20 का स्क्वायर -1, ठीक है, डिवाइड बाय 12 का रूट, तो ये है 5.766, 5.766, तो क्या आंसर होगा 5.766, ए ऑप्शन लगा सकते हो तुम। 28 29, अब देखो 29 में क्या दिया है, उसने बोला मीन डेविएशन अबाउट द अर्थमेटिक मीन इज 1.78, तो मीन डेविएशन तुम्हें दे दिया है mx बार 1.78, अर्थमेटिक मीन दे दिया है तुम्हें 3.50, अब तुम्हें बोल रहा है कि वो बोल रहा है कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट क्या होता है 1.78 और 3.50 का रेशियो इंटू 100, इनका रेशियो निकाल के 100 कर दो, मीन डेविएशन मीन का, तो मैंने किया 1.78। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे तुम्हें, ये डिवाइड बाय 3.5 इंटू 100 कर दिया बच्चा मैंने, तो ये आ रहा है मेरे पास 50.85, ए आंसर आ रहा है। अच्छा कमाल की बात देखो, अधिकतर क्वेश्चन के आंसर ए तुम्हें ज्यादा मिल रहे हैं। चलो अगला देखते हैं क्या इसका आंसर ए है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन दे दिया है आपको, मीन 22 दे दिया है और मीडियन दे दिया है तुमको 22.33, याद करो फॉर्मूला लिखवाया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू 22 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 22, तो कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 22.33 माइनस 44, तो 22.99 आ रहा है, 22.99 आ रहा है बच्चा बाटी इसका आंसर सी ऑप्शन। तो भाई देखो इधर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं और यहां पर मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चा पार्टी यहां पर देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके क्या होने वाले हैं वो हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में यहां पर क्या दे रखा है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y आर, आपको बच्चा पार्टी यहां पर अर्थमेटिक मीन दे दिया है, आपको y बार दे दिया है 5 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन में वाई बार इंटू 100 की वैल्यू 20 दे दी है। तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ वाई बार की वैल्यू यहां पर रख दूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा बेटा? देखो 20 इंटू 5 अपॉन में ये 100 उधर चला जाएगा, तो मतलब 1 हो रहा है बच्चा पार्टी। अब उसने क्या बोला, इसको आप x मान लेते हैं, चलो 12 माइनस 3y। मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वेरिएंस निकाल तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटा कांस्टेंट हट जाएगा और नेगेटिव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसको मिटाते हैं, ठीक है, 12 माइनस 3y, ये हो जाएगा 3 सिग्मा y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये रिलेशन था। अब बच्चा पार्टी तुमको इसका वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो ये 9 सिग्मा y का स्क्वायर हो जाएगा। और अभी तुमने निकाला सिग्मा y की वैल्यू कितनी निकाली 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है बच्चा पार्टी। ये हो गया तुम्हारा आंसर 9, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 का है, हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम पाई चार्ट रिप्रेजेंट द सेम डेटा ऑन द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ, सेम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी हाउस होल्ड। Which statement is more likely true? Most likely true. Histogram only shows the frequencies of each expenses, right? काम ही फ्रीक्वेंसी का है हिस्टोग्राम का, तो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है। while the pie chart shows the proportion of each category, हाँ भाई वो proportion शो करेगा, राइट? दोनों अपना अपना काम करेंगे। ये बोल रहा है बोथ हिस्टोग्राम पाई चार्ट शोज द फ्रीक्वेंसीज, नहीं यार। ये बोल रहा है अगला बोथ हिस्टोग्राम पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन, नहीं। और वो बोल रहा है पाई चार्ट इज बेटर देन, नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ए। सारी सही बातें लिखी है एज पर द डेफिनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हा मीडियन, बिना सोचे, क्यों? अरे पोजिशनल एवरेज होता है। चलो, विच द फॉलोइंग सेट डेटा कैन नॉट प्रेजेंटेड इन द टेबल। ये हाइट है बेटा, नॉट। तो हाइट प्रेजेंट हो सकती है, वेट प्रेजेंट हो सकता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओपिनियन एज मीडियन, एवरेज, हेवी। ये तो भाई क्वालिटेटिव हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, टेबल में इसको नहीं लिख सकते। तो आपका आंसर ये होगा, ये वाला प्रेजेंट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी प्रेजेंट। विल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा बेटी? सी। आगे आते देखो, लगातार थ्योरी वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब 31, 32, 33, 34, 35। देखो मैं आपको क्या बोलता था बच्चा, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, पेपर देने दे रहे हो ना आप, कभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई सा पेपर दे रहे हो, पहले पूरे पेपर को एक बार पलट लो। आप ये वाले पेपर को जो आपको ऑफलाइन मिलता है, जरूर उस पेपर को पलट लिया करो। पूरा पेपर एक बार पलटने में क्या फायदा होता है, तुम्हारी नजर जो होती है वो पहचान लेती है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहाँ पर है, क्योंकि उनमें आंसर देने में आपको 20-30 सेकंड से ज्यादा, 30 सेकंड तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तुम्हें 15 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, समझे? तो 15 सेकंड्स के अंदर 15 सेकंड मिल जाए तो हम फोड़ सकते हैं। तो वही वाली बात है बेटा कि अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल द डेटा फॉर्म बेल शेप बन रही है, द डिस्ट्रीब्यूशन देन द मैक्सिमम मिनिमम। बेटा बेल शेप्ड है तो ये फ्रीक्वेंसी है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन सी है? मिनिमम, और ये भी मिनिमम है। तो मिनिमम कहाँ हो गई बच्चा? एंड पे, और मिडिल पे हाई। तो इसका मिडिल पे हाई और एंड पे मिनिमम। अगर तुमने ये लगाया है तो फुल तुम्हें 1 मार्क्स है। अब वो बोल रहा है एवरेज ऑफ बेस ईयर करंट ईयर यूज्ड इन इंडेक्स नंबर, लेस पेयर्स तो नहीं लेता बेस ईयर एवरेज, ये तो बेस ईयर ही लेता है, ये करंट ईयर ही लेता है। फीचर तो लापा का इन दोनों का एवरेज ले लेता है। तो मार्शल एजवर्थ इज आंसर। ऐसे रद्दी क्वेश्चंस लगातार चल रहे हैं। अब सोचो तुम्हारी नजर लगी ऐसे लगातार वाली सीरीज पे, तो तुम एकदम से खुश कि 31 to 40 बन गए सारे सर, बहुत मजा आ गया। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं लगे, सच में, ठीक है। तो बस यही तो छाटना होता है पेपर में, यही सीखना होता है। कोवेरियंस दे रखा है, अच्छा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सबसे सस्ता क्वेश्चन। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चा बताओ? कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कुछ भी हो बेसिक पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। बेसिक पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। सॉल्व करने पे बेटा इसका आएगा -0.66। ए ऑप्शन लगाया था क्या तुमने? नेगेटिव में आंसर आएगा। हाँ, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं कि इसको पॉजिटिव करना है, कोरिलेशन है, ठीक है। चलो, फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज, ठीक है। तो समेशन डी स्क्वायर तुम्हें दे दिया 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 दे दिए। अरे ये रैंक कोरिलेशन का सबसे रद्दी क्वेश्चन बच्चा पार्टी, रिवीजन में भी, मैराथन में भी करवाया, रिवीजन में भी करवाया, एग्जाम के पहले सुबह सुबह भी करवा दिया तुमको, ठीक है। तो 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1, तो तुमने बोला 1 - 6 इंटू 60, और यहाँ 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1।
तो 1 माइनस ये तो कैंसिल कर दो, 36/99 हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे ना इसको तो 0.636 आ रहा है, ए आंसर तुम्हारा आ रहा है। राइट बच्चा, तो इसका आंसर तुमने क्या लगा दिया बच्चा पार्टी, ए लगा दिया। आगे बढ़ते, स्पेसमैन रिंग कोरिलेशन इज यूज्ड टू चेक, अरे यार रिलेशन इन वेरिएबल ही चेक किया जाता है, ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो चेक किया जाता है, ये कि ये रिलेशंस चेक करते हैं, कोरिलेशन के मेथड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, बढ़िया क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, एबीसीडी सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ए इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ए जो है वो बी से कहां बैठा हुआ है, 2 प्लेसेस राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, मुझे भी लगा कि हाँ मजा आ गया यार क्वेश्चन देखकर। ए सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट ऑफ बी हु इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू डी। चलो नहीं नहीं नहीं, ये इतना बढ़िया नहीं है, एक दूसरा क्वेश्चन और है, ठीक है। चलो तो कितने लोग हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो बोल रहा है कि ए सिटिंग 2 प्लेसेस ऑफ राइट ऑफ डी, राइट ऑफ बी। तो बी के 2 प्लेसेस राइट में ए बैठा हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है हु इज डायरेक्टली अपोजिट टू डी, यहां पर डी आ गया। सी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है अंदर देख रहे हैं तो सी इधर होगा। तो बच्चा पार्टी इसमें देखो एक छोटा सा एरर यहां मैंने कर दिया जल्दबाजी में, यहां मुझे करना चाहिए था बी के अपोजिट डी। अब सी बी के क्या है बेटा, चलो सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में है बट ई के राइट में है। फिर क्या हुआ बच्चा पार्टी, इनटू द मिडल एफ हु इज अपोजिट टू जी, एफ किसके अपोजिट है, जी के, एंड इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ई। तो जो है ना वो ए के नेक्स्ट में नहीं है एफ, तो एफ तो इधर है, और वो किसके अपोजिट है, एफ इज अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट है, ठीक है। यहां हो गया। अब वो बोला हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच यहां पर हो गया और एच अंदर देख रहा है, तो एच एच जो है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो एच के लेफ्ट में कौन है बच्चा, ए भाई है, तो ए इज द आंसर। तो ऑप्शन में ए ही आ रहा है और ए ऑप्शन में ही ए लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा भाई, मतलब वो तो आपको हिंट देना चाह रहा था कि ए लगा दे। अब आगे आते हैं बच्चा पार्टी, आगे आते हैं और आगे उसने लिखा है द पर्सन नेम्ड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिटिंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ राउंड टेबल। पता है इस वाले पेपर में अधिकतर जो क्वेश्चंस आए, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आए सिटिंग अरेंजमेंट्स के आए, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट में भी जो 4-5 क्वेश्चंस आए उसमें से 4 की 4 क्वेश्चंस जो थे वो सर्कुलर थे, सोचो। तो भाई वो बोल रहा है कि ये आ रहा है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ राउंड टेबल, दे आर फेसिंग सेंटर, एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, ठीक है, एंड यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो उसने इस क्वेश्चन में बोला कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ z, तो z बना लो, ठीक है। अब अंदर देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला क्या, बोला है सेंटर में अंदर देख रहे हैं। अब थर्ड x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ z, तो थर्ड का लेफ्ट 1 2 3, तो यहाँ पर x होगा, ठीक है। फिर w इज थर्ड टू y राइट, अब w जो है y के थर्ड राइट में है एंड v सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू, v इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू। तो बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि उसने जैसे आपको बोला ना कि w जो है वो किसके इमीडिएट में है, w x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ z हो गया, ठीक है। फिर u इज सेकंड टू द राइट ऑफ x, अच्छा x के राइट में हम 1 2 3 करके यहाँ u बना देते हैं, ठीक है। अब w इज थर्ड टू द राइट ऑफ y, तो बेटा मुझे y यहाँ बनाऊंगा तो 1 2 3 w यहाँ हो जाएगा, और अगर y यहाँ बनाऊंगा तो 1 2 3 w यहाँ हो जाएगा। मेरे तो इसके 2 केस आ रहे हैं, ठीक है। अब बच कौन रहा है, मेरा v बच रहा है, v यहाँ आ जाएगा। बेटा यहाँ पर मेरे y और w के 2 केसेस आ रहे हैं, y w, ठीक है। अब उसने बोला v सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू, v किसके लेफ्ट में है, तो बच्चा यहाँ पर देखूं तो इनके तो राइट में दिख रहा है, x के लेफ्ट में दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर x ऑप्शन डी, समझे। यहाँ पर देखो केसेस भी अधूरा है, पूरा नहीं बन पाया है, पर फिर भी आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा ही ऐसा था। 5 persons are standing in a line, the 2 persons at the extreme ends are a professor and businessman। देखो सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें से जो 2 लोग हैं उन्होंने बोला है कि 2 लोग हैं, प्रोफेसर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, बिजनेसमैन, या फिर हो सकता है कि बिजनेसमैन इधर हो और प्रोफेसर इधर हो, ठीक है, ऑब्लिक में लिख दिया है। एन एडवोकेट स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, अब ये साइड में कहीं लिख रहा हूँ, स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट है,
ठीक है, स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट है। अब लाइन में पहली बात तो है कि किधर देख रहे हैं, नहीं दिया हो तो आपको अभी कहाँ मानना है, नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, चलो, एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन। अब बेटा बिजनेसमैन इधर होता तो इसका लेफ्ट तो उधर चला जाएगा, तो ये वाली बात बिजनेसमैन इधर नहीं होगा, इधर फिर प्रोफेसर नहीं होगा, इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ऑथर। ठीक है, तो ऑथर जो है वो इधर आ जाएगा, तो अब स्टूडेंट यहां हो जाएगा और एडवोकेट उसके राइट में हो जाएगा। तो ये हो गए 5, काउंटिंग फ्रॉम द प्रोफेसर एंड इस तरफ से द ऑथर इज एट विच प्लेस, तो फर्स्ट इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस एंड से काउंट करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ प्लेस पे है। बच्चा पार्टी तुम्हारा आंसर सी आया होगा, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये है वापस से चैप्टर नंबर 4, the difference between the compound interest amount and the simple interest amount for a period of 2 year, the same interest rate are is। अब वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम है। अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, बच्चा बहुत सिंपल है, इस पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया P 1 + R की पावर क्या लगा दोगे आप, 1 + R की पावर ईयर कितना है 2 माइनस P और फिर माइनस में, ये तो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चा पार्टी। अब यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट में PR टाइम 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 क्यों ना लें, क्योंकि आपने R को ही लिया है इसको, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब तुम क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी, तुम यहाँ से पूरे में P कॉमन ले लो, तो 1 + R² को 1² + R² माइनस 2R + 2R माइनस 1, P को बाहर ले लिया, यहाँ से भी तुमने P को बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर +2R -2R सॉरी, ये -2R। अब देखो 2R से तुम्हारा 2R कट गया, 1 से 1 कट गया, PR² तुम्हारे पास बच रहा है, तो PR² मतलब ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये याद भी रख सकते हो बेटा, 2 साल के लिए जो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो PR² होता है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 इनइक्विलिटीज के क्वेश्चंस देखकर ही समझ में आते हैं भाई, जैसे ही देखा खुश, क्योंकि पढ़ते से बनना है। अगर ये वाले क्वेश्चन ऐसे है तो उसने बोला है कि अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, अ सीनियर टाइपिस्ट कैन टाइप 5 रिपोर्ट्स एंड अ जूनियर टाइपिस्ट कैन टाइप 3 रिपोर्ट्स। 3 रिपोर्ट टाइप कर रहा है और ये 5 रिपोर्ट टाइप कर रहा है, और पर डे, बट द मैनेजर नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 30 रिपोर्ट इन अ डे, मतलब 30 से ज्यादा ही चाहिए उनको। ठीक है, सीनियर के लिए एस और जूनियर के लिए जे लिखा रखा है, तो भाई 5S plus 3J should be greater than equal to 30। ऑप्शन सी लगा के आए हो क्या, ढंटड़ैन। द गिवन द कॉन्स्टेंट्स, अब ये दो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 बाप रे। अब देखो ये लगता है क्या ये सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ड्रॉ करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, इन सब में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप ऑप्शन अप्रोच लगा के देखो, काम खत्म हो गया। देखो 3 और 4, एक्स की जगह 3 रखा तो हाँ इसके इक्वल तो आ ही रहा है, यहां पर वाई की जगह 4 रखा इक्वल आ रहा है, यहाँ 3 और 4 रखेंगे तो क्या हो रहा है, 4 3 जा 12। देखो मैंने यहाँ पर 3 रखा तो 12 हो गया, प्लस यहाँ पर 4 रखा, मैंने पहला पॉइंट पुट करा 3 और 4। ठीक है, तो बेटा ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये भी 12 ये भी 12, तो ये तो 24 हो गया, 24 इज लेस देन 12 तो नहीं होता, गलत है। अब यहां पर तो मैं, अब देखो 2 और 4 तो ये इसमें आ रहे हैं, 2 और 4 3 से कम है और 4 के बराबर है चलेगा, पर इसमें नहीं आएंगे, कुछ 4 2 8 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा, जो कि इससे छोटा होगा। 2 और 2 में यहां ही चेक कर लो कि इन दोनों में तो आ रहे हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 और 2 मैंने यहां पर देखा तो ये हो जाएगा 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है बच्चा, 14 होता है, जो कि इससे ज्यादा है। 1 और 1 इसका आंसर है, क्योंकि आप रख के देखो 1 इससे भी छोटा है, इसमें भी आता है, और 1 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा 7 7 इज लेस देन 12, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन का एक पार्ट है 1 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन से पुट करके भी कर सकते हो। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा बचपन का है, बुक का भी दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, बुक का भी दिख रहा था, अमाउंट इज 45, अमाउंट 4500 बिकम 7200 इन 2 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ, कितने साल में वो 7200 हो गया, 2 साल में हो गया। ठीक है, 4500 कितने में हो गया, 2 साल में, तो तुम डिफरेंस निकाल लो। हमने डिफरेंस निकाला 7500 -4720 है ना, -4500, तो ये आ रहा है 2700। 2700, ठीक है,
वो 2 साल में 2700, ठीक है, 2700 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इन 2 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ। तो कितने इंटरेस्ट रेट से बढ़ा है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 4500 जो था 7200 हो गया, तो वो इतना बड़ा, तो मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इसका मतलब 1350 रुपए बढ़ा है पर ईयर। 1350 कितने पे देख लिया बेटा? 4500 पे। तो मैंने बोला 4500 पे चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 4500 पे चेक करके देखा तो मुझे पता लगा कि 30% आ रहा है। 4500 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 30% दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 30%। समझे बच्चा पार्टी? अब देखो 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 देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं तुमको कि जो तुमको कहीं अजीब से और कहीं और से मिले हो? सारे क्वेश्चन तुमको बुक के मिल रहे हैं, बुक के टाइप के, पीवाईक्यूज के, मैराथन क्लासेस के। द मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इन 20 ऑब्जर्वेशंस इज 18.3। उसने बोला मीन ऑफ द सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, एक्स बार दे दिया है उसने 18.3 है और एन 20 है। वो बोल रहा है कि द मीन इज रिड्यूस बाय 0.6 व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड। तो बेटा पहले बात तो मुझे बताओ कि सम कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18.3 इंटू 20 ऑब्जर्वेशंस थे, तुमने बोला 18.3 इंटू 20, तो ये आ रहा है 366 टोटल इसका आ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है? द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6, मीन 0.6 रिड्यूस हो जाएगा, तो न्यू मीन कितना आया तुम्हारा? न्यू एक्स बार आ गया तुम्हारा 18.3 माइनस 0.6, 18.3 ये आ रहा है बेटा 17.7। कब आ रहा है? व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द सेट। एक नई ऑब्जर्वेशन ली है सेट में, तो वो बोल रहा है कि इतना आ रहा है। अब न्यू ऑब्जर्वेशन ली तो नंबर ऑफ आइटम्स तो अब 21 हो गए, तो अब वो वाला सम कितना होगा बेटा? n इंटू एक्स बार कर दो, तो तुमने किया 21 इंटू 17.7, तो इसको इंटू 21 कर दिया, तो ये आ रहा है बेटा 371.7। अब ये तुम्हारा नया सम है, पुराना सम था कितना बेटा? 366, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, माइनस 366 कर देते, तो मेरे पास आ रहा है 5.7। तो 5.7 वो नई ऑब्जर्वेशन है जिसके कारण तुम्हारा मीन 0.6 से कम हो गया। एवरेजेस में सबसे पहला टॉपिक। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा चैप्टर है भाई? ये कौन सा चैप्टर है? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? देखो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पर आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं बच्चा पार्टी, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो एक बात बताऊं, ये दोनों तो मुझे लगभग 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 ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। ये 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं, y को अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, डेटा को, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, और इसमें मैं माइनस कर दूं, ये कितना आ रहा है बेटा? 100 200, सॉरी 100 101 102 103, ठीक है। मैं इन दोनों में ही चेक कर रहा हूं बच्चा, सुन लेना, अभी 2 मिनट में आ जाएगा आंसर इसका। तो इसको तुम माइनस में कितना कर दो? 99 कर दो, चलो, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, इसके जैसा ही हो गया। अब मुझे बताओ, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और इसका जो होगा सेम होगा, 1 2 3 4 इसका, ये तो z का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा और ये y का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, पर ये y के हाफ का होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि y का जो हाफ है वो z से बराबर, मतलब y इज डबल ऑफ z। तो मतलब y तो बड़ा है z से, ये बात पक्की है। y बड़ा है z से, वो इसमें दिख रहा है आपको, y बड़ा है z से, इसमें दिख रहा है आपको, y बड़ा है, सब में ही दिख रहा है भाई। y बड़ा है z से, नहीं पहले वाले में नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आते हैं बेटा आगे, आंसर क्या हो सकता है? अब मुझे इनको चेक करना है। ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा है -2 -6 2 और 6, सब में एक 4 4 का अंतर दिख रहा है। इसमें कुछ ऐसा जोड़ दें क्या कि ये कुछ बन जाए, ठीक है, 1 2 3 4 बन जाए। तो मैंने सोचा कि इसमें एक काम करते हैं, क्या जोड़ूं कि ये 1 बन जाए। तो मैंने बोला इसमें 6 6 6 नहीं, 6 नहीं, 6 नहीं, इसमें 3 3 3 3 3, एक मिनट सॉरी मैंने लिख गलत दिया, -6 -2 2 6, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसमें हम 7 जोड़ दें, 7, चलो 7 जोड़ा, तो क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 में से 1 5 1 5। अब अच्छा, इससे समझ में आ गया कि इनके गैप बहुत हैं, तो लॉजिकली तुम बोल सकते हो कि सबसे बड़ा वेरिएशन तो इसका है। तो सबसे बड़ा वेरिएशन किसका है? एक्स का, तो एक्स का सबसे बड़ा होगा, फिर किसका होगा? वाई का, और फिर सबसे छोटा किसका होगा? जेड का। कौन सा ऑप्शन बन रहा है?
x का सबसे बड़ा, y का, फिर सबसे छोटा z का। तो आपका ऑप्शन बी बन रहा है बच्चा पार्टी। ठीक है, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ, उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि ये दो ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए थे, इनका देख लिया कि अरे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएशंस बिटवीन द डेटा। यहाँ पर देखो लगातार चल रहा है, और यहाँ पर जो आप बात करें वेरिएशंस की, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ये कम वेरिएशन वाला है, ज्यादा वेरिएशन वाला है, तो पक्का था। चलो उसका आंसर भी है बच्चा पार्टी। अब देखते हैं अगला, इन डेटा सेट 25% द वैल्यूज आर स्मॉलर देन। हाय हाय हाय, ऐसे जैसे बोला ना उसने तो मैं समझ गया कि 25% स्मॉलर देन तो Q1 से होता है, और वो बोल रहा है 1/4 ऑफ द वैल्यू आर ग्रेटर देन। 1/4 ऑफ द वैल्यू मतलब 75% वाली बात हो गई, इधर बचे हुए की 25 की, नेक्स्ट 1/4 की, वो Q3 हो गया। तो ये Q1 Q3 तुम्हें दे दिया है 30 और 70। वो बोल रहा है कि देन द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वो तो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ऐसे क्वेश्चन में तुमको क्या समझना था बच्चा पार्टी, ऐसे क्वेश्चन में तुमको यह समझना था कि यहाँ पर मुझे इससे क्वार्टाइल निकाल कर क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला बना लेना था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ QD। तो बच्चा पार्टी क्या होगा, 70 माइनस 30 अपॉन में 70 प्लस 30। अरे ये तो कट जाएगा यार मेरे दोस्त, ये पूरा तो कट जाएगा। तो तुम्हारे पास 70 में से 30 गया तो 40 आ रहा है भाई, 40% इसका आंसर है। ठीक है, इफ देर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग, यहां पर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, कंटेनिंग 1430 ऑब्जर्वेशन है अर्थमेटिक मीन, देन द कंबाइंड, और रे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो मजा नहीं आ गया होगा तुमको। मैं एक बात बताऊं, ये पेपर कैसा था, ये मॉडरेट मॉडरेट था, बहुत टफ पेपर नहीं था। 4 5 6 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। डुएबल मतलब तुम कर सकते थे, ऐसा कोई परेशानी नहीं। अगर तुम साल भर पढ़े हो तो 5 7 क्वेश्चन में मान लो, 10 क्वेश्चन मान लो तुमसे छूटे, पर अधिकतर क्वेश्चंस तुमसे बने, भले तुम मैथ्स वाले हो या नॉन मैथ्स वाले हो। हाँ, 8 10 क्वेश्चंस हैं, वही तो डिसाइड करता है कि टॉपर कौन होगा। यहाँ पर वैसे अच्छी बात क्या बताए, तुम लोगों को टॉपर बनने की जरूरत नहीं होती, तुम लोगों को यहाँ पर एक क्वालिफाइंग एग्जाम होती है, वही क्लियर करना होता है। तो इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग, तो भाई आपको N1 N2 दे दिया है, यहाँ मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, x1 बार x2 बार तुम्हें दे दिया है, तो बच्चा पार्टी तुम्हें करना है क्या है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन में N1 प्लस N2, ये तुम्हारा कंबाइंड मीन हो गया, ये फॉर्मूला बताया जाता है तुमको। तो 40 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 30। तो भैया फटाफट कैलकुलेटर चला दो, 40 इंटू 50, ठीक है, मेमोरी प्लस कर दिया, 30 इंटू 60 मेमोरी प्लस कर दिया, मेमोरी रिकॉल कर लो, ठीक है, 3800 हो गया। 3800 डिवाइड बाय कितना, 70 कर देता हूँ, तो तुम्हारे पास आ रहा है 54.28। 54.28 बोले तो बच्चा पार्टी क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ द अर्थमेटिक मीन 50 हो चुका है, सेंचुरी हो चुका है। ठीक है, हाँ बीच के 2 3 क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं करवाए, वो आपको करवा दूंगा। तो if the arithmetic mean of two numbers is 10 and geometric mean is 6, then the difference in the number is, arithmetic mean बच्चा उसने बोला 10 है, ठीक है, arithmetic mean of two number is 10, तो arithmetic mean उसने दो नंबरों का कितना दे दिया है 10, geometric mean दे दिया है 6। ठीक है, अच्छा सुन लो, वो दो नंबर को a प्लस बी मानकर डिवाइड बाय 2 10, ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 20। geometric mean कितना दिया है मेरे दोस्त, geometric mean दिया है 6। अच्छा बच्चा बोलता है ना, पता है कि सर पेपर कम पड़ जाता है सॉल्यूशन के लिए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो बेटा अभी तक हमने कर लिए, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी है, बहुत ज्यादा स्पेस की। ये तो सारी चीजें तुमको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, पर एग्जाम में एक एक दो लाइनें तुमको लिखने की जरूरत नहीं होती, मेंटली भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट ए बी इक्वल टू 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चा लोग, 36। अब मैंने बोला मुझे तो डिफरेंस चाहिए, तो एक फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, ये फॉर्मूला बताया भी गया है मेरे द्वारा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है, ये फॉर्मूले से क्या होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, फिर 4 इंटू 36, तो तुम्हारे पास आ गया 256। तो a माइनस बी हो जाएगा रूट में 256, दैट इज 16 256 का रूट। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 16।
ये बात यहाँ पर लगने वाली थी। हाँ, मे भी कुछ बच्चों को यहाँ पर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई हो। इन एन अर्थमेटिक मीन द, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी इसका बहुत प्यारा है, देख लीजिएगा। द सेवंथ टर्म इज एक्स, सुनना, a7 इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a+6d इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला x+7th टर्म इज 0, तो a x+7th टर्म इज 0, दैट इज a+x+7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बोल सकता हूं क्या, a+x+6d इक्वल टू 0। मैंने बोला अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a+xd+6d इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला ये a+6d उधर दिख रहा है, a+6d+xd इक्वल टू 0। तो मुझे एक बात याद आई बच्चा पार्टी, यहां से इसकी वैल्यू ये रही, a+6d को क्या लिख सकता हूं मैं, x लिख सकता हूं, x+xd इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो 1+d इक्वल टू 0। तो बेटा आप ही बताओ, आप ही बताओ, x तो 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 0 दिख रहा है और 1+d इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो x तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बात तय है। ठीक है, आइदर और की यहाँ पर बात है। यहाँ पर 1 क्यों नहीं 0 होगा, क्यों, एक टर्म है ना भाई, उसकी टर्म भी है, कैसे पता लगा x+7 टर्म और ये x टर्म निकालने का बोल रहा है, 0 टर्म तो निकालने का बोलेगा नहीं। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, -1। तुम्हारा d आ गया -1। अब इस d को एक काम करते हैं, पुट करते हैं इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो a+6 इंटू -1 इक्वल टू एक्स, ये तो वही तरीका है जो हम यूज करते थे। ठीक है, इक्वल टू एक्स, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+6, a आ गया x+6। नाउ अब वो पिक्चर में चेंज करना चाह रहा है, वो पिक्चर में क्या चेंज करना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि एक्स टर्म निकालो। एक्स टर्म क्या होगी, एक्स टर्म मतलब ए एक्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+x-1 इंटू डी। अब तुम दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू तो x+6 हो जाएगी। अब यहाँ पर x-1 और d की वैल्यू -1 रख दो मेरे दोस्त, तो x+6 और -x और -x और +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया +1, देखो ये दोनों कट रहे हैं, 6+1 7 आ रहा है। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से दमदार है, उसमें ये वाला क्वेश्चन है बच्चा बाड़ी, ये वाला क्वेश्चन है जो कि दमदार है, जो कि आपके सामने असरदार है। ठीक है, लगा ना यार, देखकर ऐसा लगता है बड़ी अजीब सी बात है, क्या होगा। अब ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इफ द सेकेंड एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी आर इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक टर्म बहुत दूर के टर्म के बराबर हो, जब डी सेम हो, डी जीरो हो, सॉरी डी जीरो हो। फिर भी हम इसको एज अ प्रूव भी करके दिखा सकते हैं कि चलो a2 इक्वल टू a है, और a2 का मतलब a+d की वैल्यू जाएगी, a मतलब फर्स्ट टर्म को अब यहाँ पर कैपिटल ले रहा हूँ। ठीक है, और a एट्थ टर्म दे रहा है, वो भी a दे रहा है, तो इसको a+7d इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं 2 - 1 करूं तो a+7d इक्वल टू a और a+d इक्वल टू a, माइनस करूं तो बेटा ये हो जाएगा 6d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 हो गया। अब d इक्वल टू 0 हो गया, वो तुमसे बोल रहा है बच्चा सम निकाल के बताओ, तुम बोल रहे हो सर सम अप टू n टर्म निकालना है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी तो 0 है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a, तो a से ये कटा, na इज योर आंसर, सम अप टू n टर्म इज a, ऑप्शन n है, राइट। देखो एक बात बोलूं, मैं इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि एपीजीपी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल घुमा देता है, टफ नहीं देता, वो टेक्निकलिटी डाल देता है। तो बच्चा पार्टी डिटेल सॉल्यूशन है, मजा आएगा आपको। आई थिंक तुम्हें ना ये जो सॉल्यूशंस हैं देख के ऐसा लगेगा कि हाँ यार, पेपर तो था पर मॉडरेट था, मैं बार बार बोल रहा हूँ मॉडरेट था। 10 एक क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए भाई, ऐसे आने चाहिए जो मजा आ जाए हर किसी को। द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो a3 तुम्हें दे दिया है बेटा 7, और वो ना 7 टर्म इज 2 मोर देन द
7 टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म। तो जो A7 है वो थर्ड टर्म के 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म के 3 गुना के थ्राइस के ज्यादा। तो मुझे थर्ड टर्म तो दे दिए, थर्ड टर्म कितनी दी है बच्चा पार्टी मुझे 7। तो मुझे ये दे दिया है 21 प्लस 2 23 हो जाएगा ये। और A7 को A+6D लिख सकता हूँ और ये A+2D लिख सकता हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट तो सब में एक जैसा चल रहा है यार, है ना। अब बताओ बच्चा पार्टी इसमें तुम क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, बताओ। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, बार बार यही चल रहा है भाई, 3 क्वेश्चन से लगातार मैं एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट एक ही पे उसने इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए, हो सकता है उसके पास बना बनाया वर्कशीट पढ़ा हो, उसने वही की वही एक ही टॉपिक का डाल दिया हो, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने माइनस किया तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस किया 16। तो डी की वैल्यू मेरी तो 4 आ रही दोस्त, और ऑप्शन ए बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी ए है। द रेंज ऑफ द, अरे वाह, इतनी इतनी मेहनत करने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया ना बिल्कुल हल्का फुल्का, तो दिल ऐसा गदगद गदगद हो जाता है, अरे मजा आ गया भाई। इसका तो आंसर ही दिख रहा है, रेंज ऑफ द क्वेश्चन कोरिलेशन -1 और 1 के बीच में, और -1 और 1 भी होता है, गलती नहीं करना कैसे क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ अब ये क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है, अगर तुमने थ्योरेटिकल स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़ा हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिन चैप्टर्स को तुम छोड़ रहे हो उस चैप्टर्स को एक बार जरूर पढ़ लो। एक बार पढ़ना मतलब कितना यार, तुम रोज 1.5-2 घंटे पढ़ोगे ना तो 5 दिन में तो कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो सच में ये चैप्टर्स भी हो जाते हैं, 5 डेज ही तो देना है एक चैप्टर में। और तुम अगर पूरे 18 चैप्टर्स में से मैं बताऊं, तुम एलआर तो छोड़ते हो 4 तो वो कर लेते हो, बच्चे कितने 14 में से तुम मैथ्स और स्टेट्स के भी 4-4 करते हो तो वो 8 हो गए, 14 में से भी 8 गए तो बचे 6। अब इन 6 चैप्टर्स में से तुम 3 करते हो और 3 छोड़ते हो, बचे हुए 3 में से। अब जो 3 छोड़ रहे हो ना उसके लिए तुम्हें 10-15 दिन और देने हैं बस, मतलब तुम्हें बाकी सबको पहले कंप्लीट करके 10-15 दिन इनको कहीं ना कहीं बीच में देना है, ताकि तुम इन सबको देख पाओ, देख जरूर पाओ, थोड़ा समझ पाओ, क्योंकि जब भी इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना तुमसे बन जाएंगे बेटा, ये बात यकीन मानना, है ना। मैं बहुत बड़े प्रैक्टिकल की बात ही नहीं कर रहा कि तुम बहुत सब कुछ करके आओ, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी मेरे वीडियो को देख रहे हो, उनको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं गलती करी इस अटेम्प्ट में, राइट। द कंपनी प्रोड्यूसेस 5 डिफेक्टिव आइटम्स, आउट ऑफ द 3 आइटम्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, या क्या। तो 300 आइटम्स है, एन इज वेरी लार्ज, डिफेक्टिव 5 ही है, वेरी स्मॉल। तो बच्चा पार्टी इसमें पॉइजन लगेगा ना, बॉयनेबल तो लग नहीं सकता, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है रेंज में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा क्योंकि वो रेंज में लगता है कंटिन्यूस में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, पॉइजन। द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन में फैक्टोरियल आर, ठीक है। वो बोल रहा है कि मीन तो 4 दे दिया है, तो एम की वैल्यू तो 4 दे दी है, वो 2 सक्सेस का बोल रहा है, मतलब आर की वैल्यू 2 बोल रहा है। अब तुम बताओ ना बच्चा पार्टी, इसमें क्या टफ है, क्या टफ है, वैल्यू तो रखनी है। मैं तुमको एक ही तो चीज बोल रहा हूँ कि तुम इस चीज को पढ़ लेते तो क्या होता। मैं देखो 2 लाइन में खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड भी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं तुमसे, 30 सेकंड भी बड़ी बात बोल रहा हूँ। जिन चैप्टर्स को तुम कर रहे हो वहां टाइम वेस्ट हो रहा है, पर इन चैप्टर को तुम छोड़ रहे हो वहां ऐसे हो रहा है कि तुम यकीन नहीं मानोगे। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और देखो आ ही रहे ना बेसिक इक्वेशंस। 4 की पावर कितना बच्चा पार्टी, 4 की पावर कितना है 2, और अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में e की पावर 4 तो आएगा ही आएगा। अब ये हो जाएगा 16/2, मतलब 8 आएगा ऊपर, 8/, तो आपका आंसर ए है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ए है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में तो बेटा यार क्या है, रिग्रेशन वाला है, तो लेट मैं इसको y ऑन x मान लेता हूं पहले, y ऑन x, तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो y ऑन x माना है तो -4y इधर रहने दो, तो ये -3 उधर जाएगा, 3x माइनस 8, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू -3/-4x, तो कट गया। तो ये जो मेरे पास बच रहा है ना ये मेरा by(x) है, 3/4 इज by(x). सेम एज इसको तुम मान लो x ऑन y, तो x को इधर छोड़ो, 3 उधर जाएगा, 3y कांस्टेंट को देखो ही मत। अभी जो तुम्हारे पास बच रहा है ना 3/4y, ये जो बच रहा है ना bxy, अब r की वैल्यू होती है बेटा रूट में bx इंटू bxy, और जो इनका साइन होता है वही,
तो 3/4 इंटू 3/4, अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो इसका रेसिप्रोकल कर देना तो R आ जाएगा, ठीक है। और फिर इक्वेशन को तुम इधर उधर अरेंज कर देना, तो वो y1x और x1y भी आ जाएगी। तो पर अगर 1 से छोटा है, ये तो 1 से छोटा ही दिख रहा है क्योंकि 9/16 खुद 1 से छोटा है, तो 9/16 मैंने लिया, 9/16 का रूट, तो मेरे पास तो बेटा 0.75 आ रहा है। अरे यू भी 3/4 दिख रहा है भाई, इसका रूट वोट ले लेंगे तो आपका आंसर ये आ रहा है बच्चा पार्टी, ए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है भाई। ओह ओह ओह, इतनी मेहनत करने के बाद जब आराम वाला क्वेश्चन मिलता है तो खुशी होती है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो मैं ए मान लेता हूँ, 20 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, 20 किलोमीटर नॉर्थ में चला, ठीक है, 20 किलोमीटर नॉर्थ में चला, देन टर्न राइट एंड देन 35 थोड़ा सा बड़ा बना देना 20 से, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है देन टर्न राइट एंड अगेन रन, अब राइट टर्न के बाद फिर चला, अब किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। इसका आंसर भी डायरेक्शन से, इसमें इतना रद्दी क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, पर आया है तो आप क्या करें। श्याम वॉक 12 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, श्याम जो है उसके हाउस से 12 मीटर साउथ में गया, 12 मीटर गया, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ आएगा, नीचे देख रहा है तो 20 मीटर गया, फिर थोड़ा सा बड़ा बना देना, अगेन टर्न लेफ्ट। अच्छा एक और बात है, डायरेक्शन ही पूछ रहा है वो, डिस्टेंस का बहुत बड़ा मैटर नहीं, पर थोड़ा बहुत डिस्टेंस रिस्पेक्टिव बनाना, ठीक है। फिर बोल रहा है 20 मीटर चल गया था, फिर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 45, 45 तो बेटा बहुत बड़ा जाएगा ऊपर, ठीक है। देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच और कॉफी शॉप, अब यहाँ पर कॉफी शॉप है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से वो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन द कॉफी शॉप फ्रॉम हिज हाउस, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं दिख रहा है तुम्हें, सी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट, इधर से ए से देखें तो श्याम सी द राइजिंग सन बिहाइंड द टावर, ठीक है, टावर के पीछे राइजिंग सन है, तो बेटा मुझे पता है कि ईस्ट में सन होता है, वेस्ट में डूबता है, तो टावर के पीछे सन उग रहा है, तो ये टावर है भाई, ये टावर बना दिया हमने, टावर बना दिया, नाव बन गई मुझसे तो, ठीक है, टावर बना दिया। अब ये शाम खड़ा है, उसने बोला मेरे घर की छत पे खड़ा हूं, मुझे सन उगता हुआ दिख रहा है इधर से, बिल्कुल टावर के पीछे से, ठीक है। तो और वो बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन से, अब एक रेलवे स्टेशन है जहां पटरी बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ये RS रेलवे स्टेशन समझना है इसको, यहां सूरज डूब रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, तो आप खुद सोचो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से टावर किधर है, इसकी तरफ है भाई, रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर देखो टावर इसकी तरफ नहीं दिखेगा तुम्हें, राइट। चलो 5 प्लेयर नेम्ड ABCD आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ, एक बेंच पर बैठे हुए साउथ देख रहे हैं 5 लोग, एंड आर वेटिंग टू बी इंटरव्यू बाय द सिलेक्टर, ठीक है। पर्सन सी इज टू इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो देखो सी ए और बी का नेबर है, तो 2 केस बन सकते हैं, सी बी सी ए, दोनों मैंने बना दिए। अब वो बोल रहा है कि द पर्सन ए इज 4th फ्रॉम द राइट एंड, क्लियर। अब एक बात समझना, ठीक है, वो देख कर रहे हैं साउथ, नीचे देख रहे हैं नीचे, अब राइट हैंड किधर होगा बेटा साउथ के लिए, तो देखो जनरली राइट हैंड ये होता है, लेफ्ट हैंड ये होता है जब हम नॉर्थ देखते हैं, पर अब साउथ देख रहे हैं तो ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा, बच्चा काट देना राइट लेफ्ट। अब राइट हैंड ये है, यहां से 4th है, तो बेटा अगर यहां से 4th है तो ये वाला केस तो यूं भी नहीं लग सकता, क्योंकि अगर 2 बच्चे भी आते हैं यहाँ पर बच्चे भी तो ये 3rd ही होगा, तो ये केस तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3, तो एक बंदा यहाँ आ जाएगा और एक बंदा यहाँ हो जाएगा, ये बन गया पूरा केस, ये राइट एंड है तुम्हारा, राइट एंड, ठीक है, नीचे देख रहे हैं सब, ठीक है। तो ए हो गया 4th, राइट हैंड से 4th दिख रहा है, यहां से काउंट करो 1 2 3 4, नीचे देख रहे हैं ना तो इधर से 4th ये आएगा। फिर आ रहा है कि इफ ई इज टू द राइट ऑफ बी, ई जो है वो बी के राइट में, तो बेटा बी नीचे देख रहा है, ई यहां आ जाएगा मेरे दोस्त, तो बचा क्या, ए बी सी डी बच गया, यहां पर आ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि वेयर इज ई सीटिंग, ओके, ई इज टू द राइट ऑफ बी हो गया, ई कहां बैठा हुआ है भाई, 5th फ्रॉम द राइट हैंड नहीं, फर्स्ट है वो, तो 4th फ्रॉम द राइट हैंड नहीं, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, हाँ लेफ्ट से 5th तो है भाई, तो ये 5th फ्रॉम द लेफ्ट, सी ऑप्शन तुमने लगाया है तो बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन था भाई। अरे यार ऐसे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, क्वाड्रेटिक में भी बहुत रद्दी क्वेश्चन ही आए थे, क्यूबिक देख लो, क्यूबिक क्वाड्रेटिक दोनों बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के नॉकआउट है, ऑप्शन पुट कर दो, पर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ट्राई कर लिया करो, वो होता है -d/a, ये प्रॉपर्टी लगाई तुमने, -d मतलब -12 अपॉन में a, ठीक है,
या आखिरी में इसको बच्चा पार्टी +12 लिखो। ठीक है, 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 ठीक है। कुछ मिसप्रिंट है क्या भाई? -d/a, 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 -d/a। अब a लगाया तो a कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा -12 और -12 और ये कितना आ रहा है भाई? ठीक है, a कितना है 1, तो ये 12 आ रहा है मेरा। एक मिनट, कहीं 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 12 आ रहा है। अब इनका सम भी देख लेते हैं एक बार। मुझे कहीं एरर है क्वेश्चन में, आई थिंक मैं क्वेश्चन को मिस कर रहा हूँ, साइन में गलती है आई थिंक। तो मैं सम ऑफ द रूट्स भी चेक कर लेता हूँ। सम ऑफ द रूट क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए b/a। ठीक है, -b/a होता है। तो क्या होगा बेटा? b कितना है -3 कितना है 1। तो इनका सम देख लेते हैं, -2 + 3 प्लस इसमें भी माइनस आएगा ना आगे, तो ये हो जाएगा 3 आना चाहिए। -2 + 3 + 2 ए वाले ऑप्शन में। हाँ बेटा, ए वाले ऑप्शन में तीनों बैठ रहे हैं, ये प्लस ही है बेटा। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन में दोनों बातें बैठ रही हैं। ठीक है, कि मैं सम ऑफ द रूट्स ले रहा हूँ तो भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, -b/a हमने ट्राई किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? +3 आ रही है। ठीक, तो ये दोनों कट जाएंगे, +3 बचेगा। तो आपका आंसर क्या है बच्चा पार्टी? इसका 63 का ए आंसर है। समझे मेरे दोस्त? ठीक है, चलो तो 63 का हमने ए आंसर लगाया। आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे दोस्त। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है दोस्त, वो तुमको बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे दोस्त, क्या करना है वो देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें बहुत बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं, समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तुम्हें यहां पर, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा? उसने बोला है कि मुझे रूट्स बताओ, हुज रूट्स आर। तो मैं मान लेता हूं अल्फाबेट्स अपॉन में 1 + अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये दोनों तुमने मान लिए। ठीक है, अल्फा बीटा तुमने इस तरह से दोनों को मान लिया। अब तुम्हें इसमें करना क्या है मेरे दोस्त, वो समझ लो। अल्फा डैश, सॉरी, इसमें तुम्हें एक काम करो, अल्फा डैश को 1 अपॉन अल्फा मानो, बीटा डैश को 1 अपॉन बीटा मानो। ये नए दो रूट्स हो गए। याद करो तुम्हारी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन क्या थी? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स और इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन बनती है मेरे दोस्त, ये इक्वेशन बनती है। अब इसी इक्वेशन को तुम्हें जब सॉल्व करना होता है तो तुम्हें क्या करना होता है दोस्त, समझो। इसी इक्वेशन को जब तुम्हें सॉल्व करना होता है तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें इसको सॉल्व करना होता है तो तुम्हें क्या करना होता है कि यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है। इससे क्वेश्चन का एक डायरेक्ट ट्रिक होता है कि तुम इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रूट्स हैं। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो उसके आप सिर्फ इनको चेंज कर दो, ए और सी की पोजीशन को, तो भी इसका आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी बी। तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? बी आ जाएगा। समझे मेरे दोस्त? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है वो जरा सुन लो। इस वाले क्वेश्चन में तुमको दोनों तरीके से कर सकते हो। तुमने हो सकता है कि एग्जाम में ट्रेडिशनल कराओ। तो पहले तो मुझे बताओ कि इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे? अल्फा प्लस बीटा, वो आ रहा है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है तुम्हारा c/a। तो अब तुम देखो, तुमको निकालना है यहाँ पर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा डैश बीटा डैश को जोड़ोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये तो होता है -b/a, और ये c/a। ए से ए कटने के बाद -b/c बच रहा है तुम्हारे पास। फिर वैसे अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की जब बात करूंगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा c/a। तो ये बन जाएगा a/c। अब तुमको कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, तुमको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखो ये क्वेश्चन यूं लेंथी दिख रहा है, पर अगर मैं आपको बोलूं कि कॉन्सेप्ट अगर याद करके जाते हो तो भी जल्दी हो जाता है। इंटरचेंज ही करना है। मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स की जगह मैं रखूंगा बेटा b/c, और इधर रख दिया मैंने x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह रखूंगा a/c इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपॉन का c उधर चला गया। ऑप्शन बी तुमको अभी भी वही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर तुमको अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रहा है तो तुम्हें करना क्या है? ठीक है, तुम्हें यहां पर क्या करना है बच्चा पार्टी? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें उसने बोला है कि देन इसकी वैल्यू बताओ। तो 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा का मतलब हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहां से तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है। तो तुम अच्छा देखो, तुमने ये जो चीज कब पढ़ी है बेटा, ये तो बहुत बेसिक थी, जब तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तभी तुमको बेसिक पहली बार में बता दिया जाता है। तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा -8 अपॉन ए मतलब 1, तो ये तो 8 हो रहा है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माय डियर, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो होता है सी अपॉन ए, तो सी तो 12 है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, तो वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा तो 8 है और ये अल्फा इंटू बीटा 12 है, तो ये 4 2 और 4 3 2/3 इज माय आंसर। देखो 3 क्वेश्चंस अभी करे हमने, कौन कौन से, इसके पहले वाला क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक, और ये वाला देखो जस्ट अ मिनट, कहाँ गया भाई, ये वाला क्यूबिक। अब देखो तीनों क्वेश्चंस में क्या था, जब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ा, सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। अगेन अगेन ये आपको क्वाड्रेटिक है, ये तो बताना ही नहीं चाहिए, नॉकआउट वाला है, आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो। आप इसका आंसर जब रखोगे तो 2 और 5 सेटिस्फाई करेगा इसको, आपका आंसर है डायरेक्ट। अब देखो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिजल्ट टेस्ट। एक ही इंडेक्स था जिसको हम बोलते हैं फिशर आइडल इंडेक्स, जो सर्कुलर में फेल हुआ था, बाकी तीनों में पास हुआ था, ठीक है, एक अकेला था, तो इसका आंसर फिशर था। यू व्हाट ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन, वो बोल रहा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो स्क्वायर टेस्ट कोई टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी नहीं होता, यूनिट टेस्ट होता है, सर्कुलर होता है, फैक्टर टेस्ट होता है। अच्छा बार बार बोला था मैंने, बार बार बोला था कि भाई तुमको क्या करना है, यहां पर तुमको बोला था मैंने कि इन चीजों को तुम ध्यान से याद कर लो। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में 2-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इंडेक्स नंबर पे 3-3 4-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस का पूरा सेट तो यूं भी बनता है, उसमें से 3 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली होते हैं। If the price of all commodities in the base year are twice the value of respective to, बेस ईयर का प्राइस डबल है, बेस ईयर का प्राइस डबल है अभी से, देन द फिशर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, फिशर इंडेक्स कितना होगा, तो बेटा फिशर इंडेक्स नंबर आज का तो 50 होगा, फिर 100 की जगह, समझे क्या, अरे बेस का डबल है मतलब बेस का 100, तो आज का 50, इसका डबल होगा ना, फिर बेस 100, बेस को 100 लेते हैं हम, राइट, तो जनरली आप इसको 50 बोल सकते हो। समझे क्या बच्चा बाड़ी, विच इंडेक्स नंबर ऑफ फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओ एक ऑप्शन तो गायब हो गया भाई, अब क्या करें, इनमें से चेक करते हैं, एक ऑप्शन टाइपिंग में नहीं आया भाई, तो देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन टाइपिंग में नहीं आया। चलो तो देखते हैं, फिशर आइडल इंडेक्स एंड लेस्पर्स ऑफ टाइम आइडल लेस्पर्स इंडेक्स, वो बोल रहा है विच इंडेक्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। देखो फिशर ने सेटिस्फाई किया था पर इसने नहीं किया था, तो ये अभी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। हाँ लेस्पर्स और पास्चेस ने तो दोनों ने नहीं किया था, फेल हो गए थे बेचारे, तो ये आंसर ठीक है। थर्ड वाले में दिया पास्चेस एंड फिशर, तो फिशर का नाम अटका रहे, पास्चेस ने तो फेल हो गया था, तो बेटा इन तीनों के हिसाब से हम देखें तो ये वाला जो है जिसने सेटिस्फाई नहीं किया था, इसका आंसर बी होगा, राइट। हाँ हाँ हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या, आज यूजर वांट टू क्रिएट अ पासवर्ड ऑफ यूजिंग 4 लेटर। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, पर जो भी आए थे ठीक ठाक आए थे, अच्छे आए थे। तो अ यूजर वांट टू, वो क्या बोल रहा है कि एक यूजर है, वो चाह रहा है कि पासवर्ड बनाया जाए, एक तो ए से जेड तक के लेटर्स में से वो बोल रहा है कि यूजिंग 4 लोअर लेटर्स, इसमें से 4 लेना है, और 2 अपर केस, कैपिटल ए से जेड तक में उसको लेना है, 2 अपर केस लेना है 2। नो लेटर कैन बी रिपीटेड इन एनी फॉर्म, मतलब रिपीट नहीं होगा, इधर से कोई ले लिया तो उधर से नहीं आएगा, उधर से कोई ले लिया तो इधर नहीं आएगा, मतलब टोटल 6 लेटर्स लेने, मतलब 6 लेटर्स लेने, तो फिर फैक्टोरियल 6 वाली पोजीशन पे अरेंज होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन द पासवर्ड बी क्रिएटेड इफ द पासवर्ड मस्ट बी स्टार्ट विद द अपर केस, मतलब 1 2 3 4 5 6 केस बनाकर यहां पर कौन सा केस आएगा, ये अपर केस आएगा, क्लियर। तो मुझे बताओ अपर केस कितने हैं, 26 है, तो 26 में से कोई भी आ सकता है यहां पर। अब ये फिक्स है, ये फिक्स्ड हो गया फॉर अपर केस। अब बच्चे ये 5, इनमें झगड़ा है, अब इनमें कहीं भी अपर केस आ सकता है, अब कौन आएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो देखेंगे, ठीक है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर एक और बात है कि वो अरेंज भी तो होगा। अभी तो आप सिलेक्ट करके लिख दो, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा भाई, अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। चलो तो भाई अब देखो,
तो अब बचे हुए 5 तरीके से अरेंज होंगे। क्या करें क्या करें क्या करें बताओ। अब मुझे क्या लेना है बेटा, मुझे इन चारों को लेना है, इन चारों को लेना है, इनमें से कोई 4 लेना है। तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट भी नहीं करना है। तो 26 तो ये हो गए हैं। अब यहाँ पर आएगा बेटा 26 और फिर दूसरा वाला 25, कोई भी एक केस में। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास बचेंगे बेटा ये 2 लेटर्स हो गए। अपर केस तो खत्म कर दिया मैंने। अब बेटा ये फिक्स नहीं कि अपर केस है, ध्यान रखना। फिर अब जो आएगा ना वो क्या आएगा बेटा, अब 24, 23 और 22 और 21। 24, 23, 22, 21 ये क्यों आ गए, अब इनको अरेंज करना। अब इनका अरेंजमेंट नहीं पता मुझे, मैंने लिख दिया कि ये आएंगे, पर कौन आगे पीछे नहीं पता। तो मतलब इनके लिए 5 वेज हैं, 5 वेज है। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो कि ये ले लो तुम 24, 22, 24, 23, 22, 21, ये तुम्हारे लोअर केस हो गए। अब इनके बीच की जो जगह है वहां कहीं भी अपर केस आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, अपर केस के लिए ये पांचों में से कहीं भी आ सकता है। तो अपर केस जो होगा वो इनमें से पांचों में से कहीं भी आ सकता है, पर अपर केस को लेना कितने अपर केस है, तो उसके लिए आएगा तुम्हारे पास 25। तो वो 25। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो आपका आंसर ए होगा, क्योंकि 25, 26 भी है, 24, 23, 22 भी है और 21 भी है और एक 5 है। उन्होंने आंसर को मिक्स करके लिख दिया, सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन सिटेड इन सो दैट द नो गर्ल्स आर टुगेदर। ये लड़कियों का झगड़ा ही नहीं खत्म हो पा रहा। ठीक है, तो 5 बॉयज है, B1, B2, B3, B4, B5। इतने सालों से देख रहा हूं क्वेश्चन, कोई भी लड़की साथ में नहीं बैठना चाहती। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पहले बॉयज को बिठा दो। तो बॉयज का तो हो जाएगा पेट्रोल 5, बड़े सीधे होते हैं। ठीक है, अब इधर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6P3 इन गैप में लड़कियों को बिठा दो। पेट्रोल 5 120 होता है, 6P3 हो जाएगा 6, 5, 4। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 1,444,000। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेटस, लेटर ऑफ द वर्ड स्टेडियम सॉरी, बी अरेंज इन सच अ वे दैट सच अ वे होगा, वो से गलत आ गया। सच अ वे दैट द वॉवेल्स ऑल ऑकर टुगेदर। तो भाई यहाँ पर वॉवेल्स होते हैं, ये भी खत्म नहीं हो रहा बेटा। सबसे पहले तो यही पढ़ाया जाता है, जब भी हम पढ़ाते हैं तब सबसे पहले हम बोलते हैं टुगेदर नॉट टुगेदर देख लो। वो गर्ल्स बॉयज वाला क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। भाई ये तो बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है भाई। सुनो, A, I, U, ये तीनों तुमको बताया गया दोस्त। अभी जो तीनों तुमको बताए जा रहे हैं ना बच्चा द्वारा, ये जरा ध्यान से समझो। ये तीनों जो तुमको बताए गए इनको मान लो तुम एक। अब बचे कितने अदर, कितने आ रहे हैं बेटा, अदर हैं ए से S, T, D, M, है ना, 4 ही बचेंगे, 4 ये और एक वो। तो फैक्टोरियल 5 तो इनका अरेंजमेंट हो गया भाई। अब वो तीनों जो होंगे आपस में घूमेंगे तो फैक्टोरियल 3 है। सॉल्यूशन पूरा दिया नहीं है, तो इसका मतलब नजर हर थोड़ी देर में सॉल्यूशन पर रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। हाउ मेनी वेज कैन द 5 डिफरेंट ट्रॉफीज कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इन वन पर्टिकुलर ट्रॉफी मस्ट ऑलवेज बी इन द मिडिल। देखो 5 ट्रॉफीज हैं, 5 ट्रॉफीज हैं, एक मिडिल में आएगी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक को मिडिल में फिक्स करना, वो रहा पर्टिकुलर, सिलेक्ट नहीं करनी। पर्टिकुलर मतलब यही वाली एक, एक उठाई बोले यही वाली वहां आएगी और कोई नहीं आ सकती। तो उसका तो एक ही वे होगा, 1 वे। ठीक है, अब इधर 4 कौन, तो 4 जगह है ये रही। इधर 4 कौन, तो बोले फैक्टोरियल 4, 4 बची भी 4। तो आंसर कितना होगा, 24। सिंपल था भाई। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एकदम से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच गए। द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओहो, द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू द स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, 4SD, 5MD और 6QD। ठीक है, तो ये हर बार एक क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी रूप में आता है। तो एक रूप ये भी था कि उसने डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया, वो पता है सिंपल ही पूछना चाहता था। तो MD को यही रहने दो, अपॉन में SD ले लो और अपॉन में ये 4/5 कर दो। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4/5, 4/5 मतलब कितना होता है, 0.8। सी ऑप्शन आ रहा है दोस्त, आगे पे आओ। अरे यार दिख नहीं रहा है, चलो दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने कॉपी में नोट कर रखा है क्वेश्चन। ठीक है, दिख जाएगा बच्चा पार्टी।
ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, इनके वैल्यूज को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलो आ जाओ। तो बेटा x और पी एक्स 0 1 2 3 4 5। अब बेटा 6/30, 5/30। अच्छा एग्जाम में इतना लिखना मत, तुम तो कैलकुलेटर चला देना यार, इतना लिखोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पेज भी नहीं होता है। तुम तो क्या करोगे, x इंटू पी एक्स निकाल कर सम कर दोगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है वो आपसे। तो ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ई एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू पी एक्स, समेशन x इंटू पी एक्स। चलो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला 1 इंटू 5, अच्छा 1 इंटू ये डायरेक्टली कर दूं क्या बेटा, 5/30 इक्वल दबा दिया, ठीक है वापस से कर दे, 5/30 इक्वल दबा दिया, 13/30 कर दिया, 26/30 कर दिया, ठीक है। फिर 3/15 कर दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4/10 कर दिया, फिर 5/30 कर दिया, ठीक है हो गया। अब जीटी कर दिया, तो जीटी कर दिया तो मेरा 1.799, तो 1.8 बोल सकता हूँ दोस्त राउंड फिगर में, 1.799 तो 1.8 होता है, ठीक है। चलो फॉर ए बॉर्निबल डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस, वेरिएंस दे दिया है आपको, वेरिएंस क्या होता है बेटा, NPQ 0.2 दिया हुआ है, मीन तुम्हें दे दिया है 0.6, मीन कितना दिया है बेटा, मीन दिया है तुम्हें 0.6, मीन बोले तो क्या, मीन बोले तो NP दिया है तुम्हें 0.6, ठीक है। अब यहाँ पर तुम 0.6 रख दो, क्यू 0.2, क्यू की वैल्यू जाएगी 0.2 अपॉन में 0.6, बोले तो 1/3, तो P कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस क्यू होता है, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब वो बोल रहा है कि आउट ऑफ n ट्रायल, तो n तो कितना है 5 है, n ट्रायल में बताओ कि 3 सक्सेस हो, तो तुम क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। तो दोस्त यहां पर तुम क्या बोलोगे, 5c3 p की पावर, p मतलब क्या है 2/3 की पावर 3, और 1/3 की पावर कितना 1 माइनस 2, ये 3 माइनस 5 - 3 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा वो तो। 5 से 3 को सॉल्व कर लो, 5 को 3 बार लिख लेते हैं, 5 4 3 और नीचे 3 2 1, ठीक है कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा। अब ये हो जाएगा बेटा 4, और ये इसकी पावर 2, तो ये 4 3 की पावर 2, और ये 1/3 की पावर, ये सॉरी 3, ये 3 है, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 8 8, और ये 3 की पावर 2। फाइनली नीचे ये आ रहा है बेटा मेरा 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और ये 8 आ रहा है, 10 और 8 80 बन रहा है भाई, 80 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, 80 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चंस करते करते ना एकदम से बिल्कुल तुमको है ना डायरेक्शन सेंस मिल जाए, या फिर वो मिल जाए ब्लड रिलेशन, तो मजा आता था ना, तो एकदम से वो आईसीआई मतलब इस बार ना जाने क्या चाह रहा था कि बच्चा तुम थक जाए ना तो उसको कुछ थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन दे दो। तो देखो, राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए 2 मीटर टुवर्ड द 200 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो मैंने पहले सारे पॉइंट देख लिए, 200 है, 350 भी है, तो थोड़ा छोटा बनाना, 200 250, 200 को छोटा, ज्यादा बड़ा बनाना क्योंकि आगे भी है। नॉर्थ गया, बी पे पहुंचा, देन ही टर्न टू द राइट एंड 300, 200 से बड़ा बनाना, सी पे आ गया, देन ही टर्न टू राइट, राइट क्या 350 गया, देखो 350 है ना, 200 तो यही रुक जाना, 150 और बना लेना अलग से। अब इसको क्या बोल देना बच्चा पार्टी, इसको बोल देना डी पॉइंट, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक, लेफ्ट तो इधर आएगा ना बच्चा, नीचे जा रहा है तो इधर आएगा, और वॉक कितना किया है 150 किया है, 150 किया है, रीचेज इज ई पॉइंट पे, और फिर टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया तो ऊपर चला जाएगा, और कितना चल रहा है 150 ही चल रहा है। अब यहां पर देखो वो आ गया एफ पॉइंट पर, अब खुद देखो मेरे दोस्त, वो ए से तो एक ही लाइन में आ गया, ए से कितनी लाइन में आ गया है वो, सेम लाइन में, 150 थे ना, वापस इधर घूम के इधर ही आ गया। तो अब देखो कितनी दूरी पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये तो 300, और ये 150 की दूरी ये वाली, तो ये आ रहा है 300 प्लस 150 450, ए ऑप्शन। ए भाई एक बार बताओ, ए तो मैंने इतने सारे देख लिए यार। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको जिसको करने पर बहुत सारे बच्चों को अजीब लगा होगा पहले तो,
ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में अल्फाबेट सीरीज है ही नहीं, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है ही नहीं, पर अल्फाबेट सीरीज है। क्वेश्चन में क्या है दोस्त, क्वेश्चन में दे रखा है इसने तुम्हें, इसने बोला है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज FMAMJJASON। तो भाई मैं अल्फाबेट लगा रहा हूँ कि ABCD हो जाए, ABCD से कुछ बन जाए, मिला F क्या है, फिर मिला M, अरे बाप रे ये क्या चल रहा है, फिर A आ गया वापस, मिला क्या कहानी चल रही, कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं। फिर समझ में आया कि तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, DJF, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, C ऑप्शन ठीक था यार। अब क्या बोले, अब इनमें से ऑड वन क्या है, BDFH। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आने पे मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप अल्फाबेट लिखकर नंबरिंग लिख दो, 4 क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन तो बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन को तो बन ही जाते हैं, और सच में भी इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन बने अल्फाबेट्स की हेल्प से। चलो, तो BDFH देखो, BDFH एक एक छोड़ के चल रहा है, JLNP, JLM को छोड़कर NP, फिर RTVX, RTVX, फिर Z सब सही चल रहा है भाई अभी तक, तो Z के बाद एक छोड़कर B, ZB, D, ZB के बाद D और D के बाद E आ गया, F आना चाहिए था, तो ये ZBDF में यहाँ पर E की जगह F आना था, ये ऑड है, ZBDE की जो था वो गलत है। रॉय वॉक 2 किलोमीटर इन वेस्ट, चलो भाई वेस्ट गया 2 किलोमीटर, A पॉइंट से 2 लिख देते हैं हम, देन टर्न एंड वॉक, अब टर्न क्या लिया एंड स्टार्ट वॉकिंग साउथ ईस्ट, अब टर्न लेके साउथ ईस्ट गया, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, साउथ ईस्ट गया, ही वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला, अब बोल रहा देन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5, अब 5 चला भाई, ये चाह कह रहा है, चाह कह रहा है, ठीक है, देन ही अगेन टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अब फिर वो ईस्ट गया, 2 चला, फाइनली ही टर्न साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर, वॉक 6 किलोमीटर, अब साउथ गया है 6 किलोमीटर, देखो ये तो 5 था, अब इससे बड़ा हो जाएगा, साउथ जाएगा 6 किलोमीटर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, साउथ जाएगा 6 तो 5 से बड़ा होगा, मतलब इस लाइन को क्रॉस करके ही नीचे आएगा दोस्त, ये 5 से तो बड़ा होगा, मतलब इधर कहीं आएगा वो, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर चला है पूरा ऊपर से वहां तक, तो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इसको अब B पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये सब टेढ़ा जा रहा है ये बच्चा बाड़ी, तो इसे जाने पे तो इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट होगा A ऑप्शन, राइट। चलो, आहा, लॉग का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि लॉग में बहुत डर लगता है, पर ऐसे क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता है कि लॉग आए, लॉग आए, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, लॉग B, प्रॉपर्टी लगा दो, ये तो कट गया, वापस से फोल्ड कर दो, log C टू द बेस A कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 3 2 6, इसका आंसर बच्चा पार्टी 6 है, log C टू द बेस A का आंसर 6 है, राइट। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ पिछली बार का, उठा के वैसा उन्होंने लिख दिया, 2 की पावर x, 2 की पावर 2y और 2 की पावर 3z हो जाएगा ये, तो अब यहां पर उसने, इसका मतलब सबका बेस सेम है, तो तुम कंपेयर कर लो, तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, अब यहां पर तुम वैल्यू रख दो, ठीक है, यहां पर तुम वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो, 1/2x है, 1/4y है, प्लस 1/6z है, इक्वल टू 24/7 है, तो 1/2x की वैल्यू कितनी है, 3z रख दो, प्लस 1/4y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3z/2, और 1/6z वैसे रहने दो, 24/7, ही तो पेपर का क्वेश्चन था भाई, ये 2 बचेगा, तो ये आ रहा है 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7, बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा टोटल करके 3/6z इक्वल टू 24/7, ये कट के 2 बच जाएगा, तो दोस्त 2 तो जाएगा उधर, या 24 को इधर ले लो और 7 को ऊपर ले लो, 7/48 इक्वल टू z आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है भाई, C ऑप्शन है। पेपर का क्वेश्चन था दोस्त, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, 84 पे आते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम 1 व्हेन 3 आर एडेड टू द न्यूमरेटर
एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, चैप्टर नंबर 1 को बोल सकते हैं। तो लेट x बाय वाई इज फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन इज, फिर आपको क्या बोल रहा है कि अगर तुमने इफ फ्रैक्शन बिकम 1, अब 3 ऐड करने पर और टू द न्यूमरेटर एंड 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर, तो वो 1 बाय 1 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। तो इससे क्या बनेगा, इट इंप्लाइज दैट x प्लस 3 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो x इज इक्वल टू y माइनस 4 लिख दूं, ये ऐसा लिख देते हैं क्योंकि हम वाली मेथड यूज कर लेंगे। बट व्हेन न्यूमरेटर इज एंड, अब दूसरी बात उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 2 एंड 1। न्यूमरेटर 2 से डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो इट बिकम 1 बाय 2। ये कितना बन रहा है दोस्त, 1 बाय 2। तो ये 2x माइनस 4 इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ कि y की पुट कर दूं, y की पुट करना सस्ता पड़ेगा। अच्छा, x की पुट करो, y के फॉर्म में तो आंसर चाहिए। तो 2x की वैल्यू y माइनस 4 रख दी, माइनस 4 इक्वल टू वाई माइनस 1। ये हो जाएगा 2y माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो ये बचेगा y, और 8 और ये 4 12 उधर जाएगा, तो 12 माइनस 1 कितना आ रहा है मेरा, 11 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी है, साइन में गड़बड़ कर दी है। देखते हैं बेटा, साइन और ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो, तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं, रुको, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक। यहां पर देखो एक छोटी सी गलती मेरी तरफ से हुई है, इसको y प्लस 1 लिखना चाहिए दोस्त। तो ये हो जाएगा, ये जाके इधर हो जाएगा, फिर हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। तो ये जाके ये 4 हो जाएगा। अब देखो 4 4 8, तो ये जाकर 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्त, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7। ठीक है, चलो। इफ द फोर्थ, अच्छा ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन, यहाँ पर प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन में एक्स गायब है, तो क्या लिखोगे, 1/4 1/6 इज इक्वल टू 1/10 1/x। इसको सीधा कर ले तो 6/4 बनेगा, और ये x/10 बनेगा, तो ये 60/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 15 आ रही है दोस्त, तो क्या आ रही है, 15। ठीक है, चलो 15-16 क्वेश्चंस बाकी हैं, 15-16 क्योंकि एक दो क्वेश्चंस बीच के ऐसे भी हैं जो मैंने तुम्हें नहीं करवाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर x, अच्छा इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, इस क्वेश्चन में बच्चों को ये बीच का x नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो x है या मल्टीप्लाई है क्या है। तो बेटा इसके अंदर एक गलती है, आईसीआई को इसमें अनुमानन 1 मार्क्स तो देना चाहिए बच्चों को। ये बन के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर तीनों को x ही मान रहे हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स होगा वो 3x² माइनस 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चा पार्टी। अब देखो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है, लिमिट के अंदर x टेंस टू 2 है, तुम्हें क्या कर देना चाहिए, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का कर देना चाहिए, और x² माइनस 4x प्लस 4 अपॉन में डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का कर दो। लिमिट का एक टेक्निक होता है डिफरेंशिएशन का, ये 2x माइनस 4 हो जाएगा और अपॉन में 1 बचेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद अब इसमें तुम पुट कर देना, ये लिमिट लगाकर x टेंस टू 2 है, तो तुमने जब 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन में 1, तो 0 आ रहा है बच्चा। तो ये वैल्यू जो आ रही है तुम्हारे पास 0, वो ये आ जाएगी 0। तुम ऑप्शन में यहाँ पर 0 रख दो दोस्त, तो तुम्हारा मैच कर जाएगा। डन। तो दोस्तों मेरी बात समझो, लिमिट का एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, लिमिट इसी बार नया आया था और उन्होंने सिंपल क्वेश्चन दिया। रिलेशन फंक्शन के अंदर ये क्वेश्चन आया था बड़ा सिंपल सा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या वो तीनों है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए दे दिया है इसने, आर ये दिया है 1 1 1 2 1 3 3 3। तो बेटा सबसे पहले तो 1 1 2 2 होना चाहिए, तो ये तो आर तो नहीं है। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव तो है, एस जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब एस के बारे में चेक करते हैं कि ट्रांजिटिविटी है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि रिवर्स भी होना चाहिए, उल्टा 1 1 का 1 1 2 2 3 3 को चेक ही मत करो, 1 2 2 1 है, हाँ तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब एक होता है, ठीक है, सिमेट्रिक, ये सॉरी ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या होता है बेटा, ए बी अगर है, इफ ए बी है एस में,
और BC भी किसमें है, एक्स में, देन एंड ये भी है, तो देन AC किसमें होना चाहिए, एस में होना चाहिए। तो ए और सी एस में होना चाहिए। तो यहां पर देखो ट्रांजिटिव में भी इनको ही चेक करो, इक्वल इक्वल 1 1 2 2 को चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो 1 2 तो है, तो 1 2 अब चालू कौन सा हो रहा है, 2 से लो, तो ये 2 2 हट गया तो भी 1 2 बच रहा है, तो ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों ही है, तीनों ही है, समझे दोस्त। तो इसका मतलब एस ऐसा है जो इक्विवेलेंस है। ओ ओ ओ आ, 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 आ। ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन में आना थोड़ा सा ऐसा लगता है। अब ये एक्चुअल में मैं भी श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन था या डायरेक्ट वैल्यू थी, डिफरेंशिएशन था या डायरेक्ट वैल्यू थी। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा तब भी वन आंसर आ रहा है, वन ही आ रहा है। अब डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग वाई इक्वल टू, इसको वाई मान लो, इक्वल टू, तो x प्लस वन आगे आ जाएगा और फिर लॉग x प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग, हाँ, और ये हो जाएगा x प्लस वन, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 1 में x प्लस वन ही बचेगा, और प्लस फिर लॉग x प्लस वन, और उसका लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये तो कट के मेरे दोस्त ये तो 1 बच रहा है, और ये है लॉग x प्लस वन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त मुझे तो वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर y और ये हो रहा है 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये तो हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वन की पावर x प्लस वन वाई की वैल्यू, और ये 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब बच्चा बच्चा मुझे बताओ, ये तो तुम्हारा आ गया एफ डैश एक्स। अब तुम्हें एफ डैश जीरो लाना है, या जीरो रख दो, 0 प्लस वन की पावर 0 प्लस वन, और यहाँ 1 प्लस लॉग 1 प्लस जीरो। तो दोस्त ये जो है ये तो 1 की पावर 1 हो गया, 1 की पावर 1 इंटू में लॉग 1 तो 0 होता है, तो इंटू में 1 ही बचा, तो फाइनली 1 तब भी आ रहा है। अच्छा, मैं दोनों में श्योर नहीं हूं, पर दोनों का आंसर 1 आ रहा है, तो अच्छी बात है, दोनों में से जो भी क्वेश्चन हो। इफ यू बॉट अ पेंटिंग, ये पेंटिंग वाला क्वेश्चन है भाई। 10 साल पहले तुमने पेंटिंग खरीदी, इन्वेस्टमेंट यू ओनली पेड 85,000 एंड इफ यू सोल्ड इट एट 84050, व्हाट विल द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से कर दें, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं लिखी, CAGR नहीं दिया, CAGR बोला नहीं है। मुझे डाउट है क्योंकि CAGR होता तो यहां पर CAGR होता तो वो आपको क्या देता, वो आपको यहां पर वहां पर पावर की वैल्यू दे देता। ठीक है, पर उसने नहीं दी। चलो, तो अभी मैं नॉर्मली ट्राई करके देखता हूँ। याद है तुम्हें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, ये फॉर्मूला तुम्हारा दोस्तों। तो 484050, प्रेजेंट वैल्यू है 85000, 1 प्लस आर की पावर 10। दोस्त इसका रेशियो निकाल लो। वैसे तो ये CAGR ही है यार, निकालना तो यूं भी पड़ेगा यार। इसकी पावर दोस्त 1/10 हो रही है क्या? ऑप्शन अप्रोच से ट्राई कर सकते हो क्या तुम, 1 प्लस आर की पावर 10। ठीक है, सबसे पहले तो डेसिमल वाले को मत ट्राई करो, 47 और 19 को ट्राई कर लो। चलो, तो 19 को ट्राई करते, 19 छोटा दिख रहा है भाई, तो 1.19 की पावर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ रहा है बेटा 5.6946। मैंने इसको निकाला ही नहीं, मैं पहले इसको भी निकाल लेता हूँ। 484050 डिवाइड बाय 85000, तो ये भी वही आ रहा है बेटा 5.6947। तो बेटा दोनों सेम हो रहे, मतलब आंसर 19 ही है। ठीक है, आंसर 19 ही है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 19 के आसपास का भी नहीं दिया, दूर दूर के आंसर्स दिए। तो आप अप्रॉक्स में कुछ सोचना कि सर एग्जैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बस आखिरी के 10-12 क्वेश्चन से दोस्त। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट पेज 400 एट द एंड ऑफ 3 years एंड 500 एट द एंड ऑफ 6 years? प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो जनरली प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी आते हैं, सिंगल अमाउंट के। जहां पर एन्युटी तो बोला नहीं, तो सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट पेज 400 एट द एंड ऑफ 3 year
तो फ्यूचर वैल्यू दे दी है उसने और 500 दिया हुआ है। चलो तो फॉर्मूला मेरे पास ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 400 मुझे दे रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालने का बोल रहा है दोस्त वो, और 1 प्लस आर, आर कितना दिया है, आर उसने दिया नहीं है। ये कितने साल का दिया है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो पहले वाले में उसने 3 साल का दिया है, अगली बार में उसने दिया है 500 रुपये दिए हैं। और इक्वेशन नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू गायब है, 1 प्लस आर की पावर उसने दोस्त मुझे दे दी है 6। इक्वेशन नंबर 2 मैंने दिया, बोला 2 डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, ये हम करते हुए आ रहे हैं। 500 डिवाइड बाय 400 हो जाएगा, पी वी 1 प्लस आर की पावर 3 अपॉन में पी वी 6 है, सॉरी 1 प्लस आर की पावर 3, ठीक है। पीवी से पीवी कट गया, अभी पावर से पावर कटी है, 3 बचेगा। 1 प्लस आर की पावर कितना बचेगा बेटा, 3, और ये हो जाएगा बेटा 5/4, तो 1.2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद तुमको करना क्या है, इसको 1125 लिख लो। इसको तुमको करना क्या, अब मैंने बोला या तो आर की वैल्यू निकालो इसको उधर ले जाकर, और फिर उसने बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, मेरे पास डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ रही है, डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, मैं ये पुट कर देता हूँ। देखो ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो पीवी आ जाएगा। तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ दोस्तों। तो 400 इज इक्वल टू पीवी, पीवी की वैल्यू मैंने रख दी, कितनी आ रही है 1.25 थी, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी 1.25। तो 400 की डिवाइड में 1.25 रख दिया, पीवी मेरा देख लेते हैं कितना आ रहा है, 400 डिवाइड बाय 1.25 320 आ रहा है दोस्त, 320 ए ऑप्शन आ रहा है यार, ए ऑप्शन आ रहा है हमारा। तो ए ऑप्शन इज द आंसर क्या, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर में से, पूरे 14। सोच लो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। एट 8% कंपाउंड हाउ लॉन्ग इट टेक ₹750 टू डबल। 8% का रेट है, डबलिंग पीरियड है, ठीक है। तो डबलिंग पीरियड में तुम रूल 72 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अंदाजन देख लेते हैं हम ऑप्शन में, ठीक है। 72 डिवाइड बाय 8, तो अंदाजन 9 ईयर्स आ रहे हैं, अंदाजन 9 ईयर्स आ रहे हैं। इसका आंसर 9 है। डबलिंग पीरियड का, डबलिंग पीरियड, डबलिंग पीरियड में तुम 72 डिवाइड बाय आर करके अप्रॉक्स लगा सकते हो, तो 72 डिवाइड बाय 9, क्योंकि सब बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो 72 डिवाइड बाय 8, सॉरी 8%, तो ये आ रहा है आपका अप्रॉक्स 9 ईयर्स, और आ ही रहा है ऑप्शन में सबसे करीब यही आंसर उसका, इसका आजू बाजू, क्योंकि 72 डबलिंग पीरियड का थंब रूल है, ठीक है। चलो, you are considering two investments, A yield 10% compounded quarterly and B yield R% semi-annually. Both investments have the equal annual yield. Find R. चलो बच्चा बाड़ी, इसको देखते हैं। तो दोनों को एक ही मिल रहा है, तो हम देख लेते हैं ना, प्रिंसिपल एक ही मानना पड़ेगा। 1 प्लस 10 बाय कितना 400 की पावर 4 क्वार्टरली है, इज इक्वल टू पी। दोनों का अमाउंट हम मान रहे हैं कि सेम, सब कुछ सेम आ रहा है। प्रिंसिपल क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं है, दो इन्वेस्टमेंट हैं, अलग अलग ऑप्शन है, मैं सेम अमाउंट लगा रहा हूँ। तो 1 प्लस 10 बाय 200 ले लेंगे और पावर में 2, ठीक है। नहीं नहीं, ये आर लेंगे ना, आर, ये आर लेंगे दोस्त, क्योंकि उसने ये वाला रेट गायब कर रखा है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि R% से लगाया है। अब क्योंकि सेम ही नहीं लगाया तो इसलिए मैंने 2 ले लिया, इधर 4 ले लिया। पी से पी तो काट दो दोस्त, आर तुम्हें निकालना है। अब क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व कर लो, पूरा कैलसी का ऐप तो तुम सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे सुनो, इसको तो तुम लिख लो कितना, इसकी पावर पूरी पूरी सॉल्व कर लोगे क्या, पावर 4, एक काम करो 2 को भी उधर चढ़ाई दो। 1 प्लस ये तो हो जाएगा कितना, पूरी वैल्यू लिख देता हूँ ना मैं, 10 डिवाइड बाय 400 प्लस 1, तो ये हो रहा है 1.025। अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, इसकी पावर 1/2 चढ़ाता हूँ। मैं क्यों चढ़ा रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं इस आर को पहले निकाल लूँ, मेरा ये पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं तो ये रूट उधर करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको स्क्वायर ही कर दिया, तो 1.025 का स्क्वायर किया, ठीक है। उसमें क्या किया दोस्त, -1 कर दिया, उसमें -1 कर दिया, और इंटू उसमें 200 कर देंगे। तो आर की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गई 10.125, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त।
कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का इक्वल कर लिया हमने अमाउंट। 94 a bag contain 4 red 5 blue and 6 white capes, 2 capes are drawn without replacement। अच्छा 94 वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 4 रेड है 5 ब्लू है 6 वाइट है, वो बोल रहा है 2 ही निकालनी और बिना वापस करे, मतलब कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जो 2 सेलेक्ट कर रहे हैं और बिना वापस करे तो कॉम्बिनेशन लगता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैप्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो एक काम करते हैं, केस ले लेते हैं, रेड ब्लू प्लस ब्लू वाइट प्लस वाइट रेड, ये केस हो जाएंगे। चलो तो पहला रेड ब्लू क्या है, पूरे क्या अपॉन में तो हम इतना कर देंगे, टोटल कितनी आ रही है 4 और 5 9 और 6 15 15 15 कैप है, 15 कैप है तो नीचे तो 15C2। तो रेड, अब रेड एक निकालनी है तो आप बोलोगे 4C1 और ये 5C1 और ये 5C1 इंटू 6C1 फिर प्लस, फिर वाइट के लिए 6C1 और फिर 4C1। कहने का मतलब ये है कि ये तो हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 और अपॉन में 15 14 2 1, तो कट के तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 14 और 2 1 है तो 15 इंटू 7 को तो मैं पहले 105, चलो बढ़िया ऑप्शन में 105 भी दिख रहा है, मतलब मुझे कुछ और काटापिटी नहीं करनी, इन सबको जोड़ना है। तो ये 20 30 और 20 और 30 50 और 24 74 आ रहा है मेरा, 74 बाय 105 ए ऑप्शन। अरे तो बार बार करा हुआ क्वेश्चन है, बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन वुड बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन वुड बी सॉल्व्ड, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, वैल्यूज ऊपर नीचे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये बताओ। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन ट्राई किए जाते हैं दोस्त, और ये करना भी चाहिए तुमको। आप ध्यान से सुन लो, अ क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ABC, द चांसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो भैया PA दे दिया है तुम्हें, PA नॉट निकाल लो, कितना होगा 2/3, PB नॉट निकाल लो, कितना होगा 4/5 और PC नॉट निकाल लो, इन सबका नॉट निकाल लो भाई, ये हो जाएगा 6/7। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन वुड बी सॉल्व्ड, तो आप बोल दो कि 1 माइनस क्वेश्चन नॉट सॉल्व्ड, ए ने भी नहीं किया, बी ने भी नहीं किया और सी ने भी नहीं किया। ठीक है, हम तीनों का नहीं वाला निकाल लेंगे, तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, 1 में से माइनस कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये कैंसिल हो के 2 बचेगा, 7 पंजे 35, ये आ रहा है बेटा 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 कितना आ रहा है 7 बजे 35, ये आ रहा है 35 और 35 माइनस 16 अपॉन में 35। ठीक है, तो 35 माइनस 16 कर देते हैं हम, तो 19/35 आ रहा है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन। मैंने डेसिमल में पहले निकाल लिया था तो मिला, अब कौन इतनी मेहनत करे उधर उधर। हाँ, अब देखो ये भी क्वेश्चन, अच्छा देखो प्रोबेबिलिटी में जो भी क्वेश्चन आए ना वो ऐसे ही आए, बिल्कुल रद्दी से सिंपल से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया। अ कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स A एंड B, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट टाइप A इज, देखो A का, अब देखो 2 प्रोडक्ट है A और B, ए का जो डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन है 0.05 है, इसमें डिफेक्टिव, इसमें जो डिफेक्टिव्स है ना उसका प्रोपोर्शन है 0.03, पर ये 60% पार्ट कवर कर रहा है, 40% पार्ट कवर कर रहा है। तो अब मुझे बताओ कि वो बोला प्रोबेबिलिटी रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की निकालनी है बस। तो प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव की क्वालिटी हो जाएगी कि या तो वो ए का होगा या बी का होगा। तो 0.05 ए का है तो 0.6 60% है, और अगर बी का है तो बी का निकालने में बी का 40% में से होगा। तो टोटल डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे देख लो, 0.05 इंटू 0.6 इक्वल टू दबा दिया, 0.03 इंटू 0.4 इक्वल टू दबा दिया, GT दबा देंगे तो 0.42। राइट, कोई भी क्वेश्चन सुनना, कोई भी क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का टफ नहीं आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी टफ नहीं आया, तीनों कवर करते थे करीब करीब 12 से 15 मार्क्स के बीच में, तीनों का मिला लूं। वेटेज एक मिनट देख लो, मैं तुमको तीनों का वेटेज बताता हूँ, मैंने सब लिख के रखा है, तो वेटेज किसका है देखो, प्रोबेबिलिटी का वेटेज 5 4 9, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज सॉरी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज करीब 10 क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, और मैंने कौन सा बोला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी 5 आए, 15 नंबर का, और सेट थ्योरी में भी कोई टफ क्वेश्चन तो आए नहीं, 4 क्वेश्चन भी आए, तो 20 नंबर का बिल्कुल बेसिक पे आया, जो चैप्टर्स बच्चा सोचता है
कि नहीं करना चाहिए या उसको कम करता है, उसमें सब बेसिक पे है। कोडिंग 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 के अंदर अल्फाबेट्स तुम्हारे पास लिखे तो तुम्हारा आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। टीचर को लिखा है VGCEIGT। सबसे पहले मैंने देखा कि टी का वी से कोई रिश्ता है क्या? हाँ ये रहा +2। देखो ये 19 पे और ये 21 पे, सॉरी ऐसे देखो तो 21 है और ये 19, हाँ 19 20 21, ठीक है ये 19 से 21 दो आगे बढ़ रहा है। ई से जी का +2 दिख रहा है। सी से एक मिनट, ए से सी का +2, फिर सी से ई का +2, सबका +2 आ रहा है भाई। तो तुम कुछ मत करो, सी में +2 कर दो, +2 कर दो, तो सी+2 ई होगा। H+2 कितना होगा? जे होगा, ई जे। I+2 कितना होगा? के होगा। L+2 कितना होगा दोस्त? एन होगा। तो ई जे के एन पहले 4 देख लो, ई जे के एन कहीं और नहीं दिख रहा है। ई जे के एन, अरे लास्ट में और पहले में दिख रहा है, मुझे एक और लेना पड़ेगा। और ई जे के एन हो गया, डी का हो जाएगा, भाई एफ। तो ई जे के एन एफ, डी ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चा पार्टी? ई जे के एन एफ, डी ऑप्शन आ रहा है भाई। दो दो प्लस हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है भाई। बोल रहा है अच्छा क्या दिख रहा है भाई? वो तो सिंपल ही क्वेश्चन दिख रहा है। बोल रहा है इफ अ फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, तुम्हें दोस्तों ऐसा दे रखा है। अब वो तुम्हें क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? वो तुम्हें बोल रहा है यहां पर कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो भाई कितना सिंपल है, e⁻3x और फिर 3x का करोगे तो 3, ऑप्शन में ए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया 99। इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है जो कि मैंने बीच वाले नहीं लिए, समझे? तो वो भी मैं करवा रहा हूं। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है मिसिंग में? 51 52, तो +1 का क्यूब +2 का क्यूब, मतलब ये कितना जुड़ रहा है पता है तुमको? 8 जुड़ रहा है। अब ये कितना जुड़ रहा है? 27 जुड़ रहा है, मतलब 3 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब जुड़ रहा है, 64 जुड़ रहा है। तो अब 125 जोड़ दो, मतलब 5 का क्यूब। तो 151 प्लस 125, सॉरी 151 प्लस 276, यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद भी 2 क्वेश्चंस हैं बच्चा पार्टी। इन अ सर्टेन कोड इनएक्टिव इज रिटर्न एज, इनएक्टिव को लिखा है, देखो सब कुछ वही है, एक वी ऐसा ई ऐसा बच रहा है। देखो वी आई टी सी रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, VITCANI पूरा एक ई को छोड़कर वैसे ही लिखा है। तो हम आर को छोड़ दें तो इसको उल्टा लिख देते हैं, ETUP बी आंसर ही बन रहा है भाई, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये सारे क्वेश्चंस नहीं हुए, अभी 2 क्वेश्चंस मैं और करवा रहा हूं, तो उसी को मैं लिखकर तुमको करवा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखो क्वेश्चंस जो हैं, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रह गए हैं जो अभी तक हुए नहीं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पूरे आ नहीं पाए, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चंस हैं, बस ज्यादा नहीं, जो उसमें भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के हैं। तो ये भी आप चेक कर लो और इसमें भी देख लो कि आपने क्या किया और नहीं किया। और अगर आपने नहीं भी किया तो फिर भी एक बार चेक तो कर ही सकते हो दोस्त। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन का प्योरली क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा है। सबसे पहले मैं इसको सिंपल बनाऊंगा, तो मैंने क्या किया, लेट 1 माइनस यू को मैंने एक काम करते हैं एक्स पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? या टी ले लेते हैं, हमने टी ज्यादा लिया है पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर यू की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त? यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस टी, ठीक है। यू की वैल्यू 1 माइनस टी हो गई। अब लिमिट क्या होगी? अब पहली बात तो ये कि जब u 0 है, तो यहाँ पर u की 0 लिखोगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब u 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो बेटा अब आपके पास क्या बन के आ रहा है? ये बन के आ रहा है तुम्हारे पास, जब u 0 है तो t 1 हो जाएगा। देखो u को 0 पुट करो तो t तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1। तो अब तुम्हारे पास ये आ रहा है 1 to 0 लिमिट, ठीक है। अभी आने दो और अब तुम इसको लिख दो। इस u की वैल्यू क्या लिख दोगे तुम? 1 माइनस टी, ठीक है। अब उसके बाद तुम इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 1 माइनस यू, इसको लिखोगे तुम 1 माइनस यू को t की पावर 10, ठीक है। 1 माइनस यू को तुमने t लिख दिया। अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो तुम्हारा आएगा ये माइनस में du, ठीक है, माइनस में dt आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनली पुट करने के बाद आएगा दोस्त माइनस में dt, ठीक है। अब ये फाइनली तुम्हारे पास सारा आ चुका है। माइनस को साइन को हटाओगे, ये 0 to 1 हो जाएगा। इसको इंटरचेंज कर दोगे तो नेगेटिव वैल्यू आती, तो 1 माइनस टी और t की पावर 10, ये तुम्हारे पास बन गया। अब चाहो ना ये dt, अब चाहो तो तुम अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, 0 to 1
मैंने 0 to 1 वापस क्यों कर दिया पता है, ये माइनस साइन बाहर लिया, माइनस साइन को भी इग्नोर कर दिया, तो इसकी लिमिट वापस इंटरचेंज कर दी, प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये किसको आएगा क्वेश्चन, जिसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है वो कर पाएगा, वो भी डेफिनेट वाला। अब t की पावर 10 और माइनस में t की पावर 11, ये तुम्हारे पास बन गया। अब बच्चा पार्टी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम इंटीग्रेशन कर दो तो t की पावर 11/11, ठीक है, माइनस में सुनते जाना, हाँ, ये हो जाएगा 10 की जगह 11, और ये सॉरी ये t की पावर 11 है, ये 10 है। अब ये t की पावर 12/12 हो जाएगा, और लिमिट 0 to 1 है। एक बार 1 पुट कर दो, फिर 0 पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो 1 की पावर 11/11 माइनस 1 की पावर 11 12/12, और इधर तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये तुम्हारे पास बच के आ रहा है। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 12 - 11/12 इंटू 11, मतलब वो तो 121 होता है, पर 1/11 इंटू 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा हो तो वो आप लगा दो, ऑप्शन बी में दिख रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं था, पर हाँ ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो ये है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में एक डिफरेंशिएशन दे दिया और बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक डिफरेंशिएशन दे दिया और सॉल्व करके दिखाओ। तो बेटा x² y² और x है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, हमने बोला यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो x² डिफरेंशिएशन y² का किया तो 2y dy/dx प्लस y² वैसे छोड़ा, x² का 2x हो जाएगा, फिर प्लस में dy/dx और इक्वल टू में 0। हमने हर टर्म का इधर प्रोडक्ट रूल लगा दिया और इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx कॉमन लिया तो मेरे पास, और इसको उधर छोड़ दिया तो ये आ जाएगा माइनस में 2x y², और इसमें आ जाएगा बेटा x² 2y प्लस 1, ठीक है। अब ये हो रहा है माइनस 2x y² और अपॉन में x² 2y प्लस 1, ये तुम्हारा dy/dx की वैल्यू। किस फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, x² 2x, हाँ जस्ट अ मिनट देखना पड़ेगा, ऑप्शन 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 2x y² माइनस में तो दिख रहा है, ये रहा, और 2y x², मिसप्रिंट कुछ हुआ है क्या, आई थिंक ये y² होगा और ये 2x होगा, नहीं 2y x², यही सही था यार, 2y x² यही सही था, ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपका बी ऑप्शन। तो बच्चा पार्टी इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम ये इसलिए थी कि क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी, तो भाई इसका आंसर वैसे हमारा बी आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हो चुका है, आपको बस क्या करना है, पेपर को एक बार ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना है, ठीक है, और इसी तरह से बने रहिएगा, और अनअकैडमी की बैच को आप एंटर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और सीए फाउंडेशन में भी आप और आपके फ्रेंड्स को रीड हो तो आप हमारे सीए फाउंडेशन के संकल्प बैच को ज्वाइन कर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन को लेकर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर रिजल्ट्स।